तो गाइस जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लीगो स्वेल की बड़ी बहन का यहाँ पर मैच हो जाता है स्टार्ट, जिसको वो आसानी से जीत जाती है और उसने भी फिलहाल फर्स्ट राउंड ही जीता है शायद, या फिर आधे मैच को तो दिखाया जाता है। जब उसका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, वो बंदी बहुत तेज़ी से भागते हुए लीगो स्वेल की बहन के ऊपर अटैक करने लगती है, बट उसकी बहन उसके अटैक से बचते हुए उसको एक किक मारती है, जिसके साथ ही वो नॉकआउट हो जाती है, मैच खत्म हो जाता है। उसके इस कारनामे को देखे चिंगू कह रहा होता है, वाह ये तो वाकई में बहुत अच्छी है। मून भी कहने लगती है, वाह ये जोड़ गोल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है छोटी बोनी, ये तेरे से भी ज़्यादा बेटर है। और डडल कहते हैं, अरे वो सब तो बस उसकी किस्मत थी लगता। और फिर दिखाया जाता है लीगो स्वेल का मैच स्टार्ट हो जाता है। उसकी बड़ी बहन पीछे से कह रही होती है, नर्वस मत होना। रेफरी बोलते हैं, मैच के रूल के हिसाब से तुमको अपने ग्लासेस उतारने होंगे, तुम ग्लासेस के अलावा कॉन्टेक्ट लेंस पहन सकती हो। लीगो स्वेल बोलती है, ठीक है, वैसे मेरे को इसके बिना भी थोड़ा दिखाई दे जाता है। तो दिखाया जाता है वो ऐसा बोलने के बाद तुमने ग्लासेस उतार देती है। उसको देखते से यहाँ पर जितनी भी लड़कों वाली ऑडियंस रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और फिर रेफरी इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट करवा देती है और लीगो स्वेल के पीछे बड़ी बहन फ्लैश बैक में चली आती है। उसकी बहन बोल रही होती है, तुम मैचेस के अंदर ग्लासेस नहीं पहन सकती, तुमको कॉन्टेंट लेस पहनना होगा। लीगो स्वेल रोना शुरू कर देती है, कह रही होती है, नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगी। वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। इस बात को याद करने के बाद उसकी बड़ी बहन सोच रही होती है, उसके लिए कॉन्टेंट लेस पहनना एकदम इम्पॉसिबल है, वो बस ग्लासेस में ही खुद को कंफर्टेबल समझती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। उसका अपोनेंट उससे कुछ बोल रहा होता है, ओए क्या तुम देख सकती हो, उन्होंने कहा कि वो तुमको कुछ टाइम देंगे कॉन्टेक्ट लेंस पहनने के लिए। और वैसे भी मैं किसी ऐसे बंदे से फाइट नहीं कर सकता जिसकी हालत तुम्हारी जैसी हो रखी है। और फिर यहाँ पे हमें लीगो स्वेल की नज़र से दिखाया जाता है, उसे बाइटर बिल्कुल ब्लड दिखाई दे रहा होता है, मतलब कि दिखाई तो देता है बट उसकी शक्ल उसको नहीं दिखाई देती, धुलना धुलना से नजर आता है उसे। और फिर वो फाइटर बहुत तेजी के साथ लीगो स्वेल को ऊपर अटैक करने के लिए पहले आगे बढ़ता है, बट लीगो स्वेल फटाक से उसके पेट में कोनी मार देती है। और फिर वो अपने दूसरे हाथ से उसको चेहरे से पकड़ती है और साथ ही फिर से कंटिन्यू दो दिन के कोनी मारकर उसे पिच की तरफ धकेल देती है। उसके फाइटर की हालत पूरी बेकार हो जाती है। और फिर यहाँ पर लीगो स्वेल की बड़ी बहन फिर से याद करती है, उसकी बहन कह रही होती है, जब वो छोटी थी यूं नहीं, अब मेरे को सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मेरे को अपने अपोनेंट को मारने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसकी बड़ी बहन इसी बात के बारे में सोच रही होती है, जब भी वो अपने अपोनेंट का चेहरा नहीं देख पाती तो वो इस बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करती कि उसे कितनी ताकत के साथ अटैक करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जोर का अटैक कर देती है। तो बेसिकली वो बहादुर हो जाती है जब उसे कुछ नज़र नहीं आता। दिखा दो लीगो स्वेल रिंग के अंदर खड़ी रहती है, उसने अपने अपोनेंट को इतनी जोर से मारा होता है कि वो नॉकआउट हो चुका है। उसकी बहन आवाज़ देते हुए बोलती है, लीगो स्वेल रुक जाओ, ये खत्म हो चुका है। और फिर दिखाया जाता है अंपायर भी अपना फैसला सुना देता है लीगो स्वेल का हाथ उठाते हुए। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं, अमेजिंग, लीगो स्वेल ने तो अपने राउंड को बस 24 सेकंड के अंदर ही फिनिश कर दिया। ये थर्ड पर्सन है जो कि क्वार्टर फाइनल के एडवांस में पहुंची है। और फिर हमें वेडिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, कोई बंदा आता है और कह रहा होता है कि महाशन तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तो वो उठते हुए जाने लगते हैं। जोडो कह रहा होता है, वैसे लिटिल गर्ल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली हो रही हैं, वैसे ये क्यूट भी लग रही है साथ ही, आपको क्या लगता है बॉस? और वैसे क्या आप अभी और भी ज़्यादा देखने वाले हो बॉस? वैसे भी कल आपका मैच है तो आपको अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। होपन कहता है, कल मेरा मुकाबला है जिसके साथ होने वाला है वो मेरे को नज़र नहीं आ रही है और मैं तो उसको ग्रीटिंग करना चाह रहा था। जोडो हंसते हुए कहता है, बॉस वो शायद बहुत ज़्यादा डर गई होगी, शायद वो कल भी नहीं आएगी, भागी जाएगी वो तो कल भी। और बॉस आप तो लोगों को पीटने में ऑलरेडी ज़्यादा अच्छे हो, और अब जबकि आपने थोड़ी मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग कर ली है तो आपके विक्ट्री तो श्योर है, आप ही जीतोगे। और फिर दिखाया जाता है कि महेश्वर का अपोनेंट रिंग में पड़ा हुआ रहता है कि महेश्वर ने उसे नॉकआउट करके मैच को जीत लिया है बड़ी ही आसानी से। कि महेश्वर मनी मन कहती है, मैं यहाँ पर इन जैसे बच्चों का मुकाबला करने के लिए नहीं आई हूँ। और फिर कमेंट्री करने वाले अनाउंस करते हैं, तो वाइल्ड मैन मैच का पहला दिन यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के दिन टोटल 4 मैचेस फिनिश हुए हैं और अब पार्ट 2 कल कंटिन्यू होगा इसी टाइम पर। और फिर इसके बाद अपन को डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है। जिंगी अपने जॉब पर होता है, गाड़ियाँ साफ कर रहा होता है और कहता है, सुन बे तुम दोनों ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड हो, मैंने कहा था मेरे को मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। डेडा बोलती है, इट्स फाइन, ये तो बस छोटी मोटी खरोचें हैं। जिंगी बोलता है, वैसे क्वीन सुनबे का मैच कल होने वाला है। मोन बोलती है, वेल मैंने सुना है कि वो दुबई जा रही है। डेडल कहती है, आखिर फ़र्क किसे पड़ता है वो आए या ना आए, और वो हम लोगों से काफ़ी अलग है, उसके लिए तो स्कूल लाइफ और फाइटिंग बस एक हॉबी है और वो इन सब के बारे में इतना सीरियस नहीं है जितना कि अपन लोग हैं। और वैसे भी उसके पास तो एक परफेक्ट लाइफ है, वो कंपनी की होने वाली हेड भी बन सकती है, तो आखिर मैच उसके लिए क्यों ही इतना ज़्यादा मैटर करेगा। डल की बात सुनने के बाद मुन कहती है, अब तो मैं इस बारे में पक्का क्वीन को बताऊंगी।
और डडल की बात सुनने के बाद जिंक्यू बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि क्वीन सुनबे स्कूल लाइफ को और टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, बिल्कुल दूसरे एवरेज वाइल्ड हाई के स्टूडेंट की तरह ही। क्वीन सुनबे और उसकी सिचुएशन काफ़ी अपोजिट है, जस्ट लाइक मेरी तरह। मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, और तुम लोगों को नहीं लगता कि क्वीन भी शायद ऐसे कुछ सोचते हो कि काश वो भी एक बिल्कुल सिंपल सी और नॉर्मल सी लाइफ जी सके। और फिर वो लोग आगे से कुछ नहीं बोलती और इसी के साथ ये दिन कड़े आता है और फिर डायरेक्ट अपन को कल का दिन दिखाया जाता है और ऑडिटोरियम के सामने खचाखच भीड़ पड़ी हुई रहती है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं तो फाइनली आज पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है और आज तो लग रहा है कि ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और आज ऑडियंस कल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा आई है। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि आज क्वीन का मैच है। और फिर साथ ही बोर्ड के ऊपर भी शो हो जाता है कि पार्ट 2 का फर्स्ट मैच क्वीन वर्सेस होपेन के बीच में होने वाला है। दिखाया जाता है होपेन तो ऑलरेडी रिंग के बीच में खड़ा हुआ रहता है, वेट कर रहा होता है अपने अपोनेंट का। कमेंट करने वाले बोलते हैं क्वीन अभी तक आई नहीं है, अगर वो रिंग के अंदर 5 मिनट के अंदर अपेयर नहीं होती तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जगडू पीछे खड़ा हंस रहा होता है, कहता है देखा बॉस वो भाग गई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन बस अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाली है, ऑडिटोरियम के काफी करीब हो चुकी रहती है। वो एरोप्लेन वाला बोलते हैं आप लोग आ चुके हैं, बस नीचे अच्छे से लेट करना ही बाकी है। क्वीन बोलती है ठीक है प्लीज जल्दी करिए। और अंदर साइड होपेन रिंग के अंदर क्वीन का इंतजार कर रहा होता है। दिखाया जाता है कमेंट्री करने वाले बोलते हैं अरे गेट ओपन हो रहा है, और फिर गेट ओपन होता है उसके अंदर से सॉन्ग जिंग्यू निकलता है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं अरे ये क्या बस सॉन्ग जिंग्यू ही निकल कर आ रहे हैं जिन्हें अपन ने कल के मैच के दौरान भी देखा था, और वो बस अकेले निकल कर आ रहे हैं। पीछे से मून बोल रही होती है अब जबकि तुम उसके कोच हो तो तुम्हें उसके बदले इस मैच को कैंसिल कराना होगा, और बस रेफरी के पास जाओ और बोल दो कि वो मैच अटेंड करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती। जबकि बाहर का सीन दिखाया जाता है, बल्डर कहता है लेडी मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, प्लीज आपको चेंज कर लेना चाहिए। क्वीन बोलती है अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बटलर कहता है दुबई के शेड्यूल को मिस करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए जरूर मेक श्योर करना कि जल्दी जल्दी हो सके आप अपना मैच फिनिश कर दें। क्वीन बोलती है ठीक है, वैसे मेरे पास कितना टाइम बचा है। बटलर बोलता है अपन को 1 घंटे में निकलना होगा, क्या इतना टाइम ठीक है। क्वीन बोलती है इतना काफी है, और फिर वो एक स्माइल के साथ आगे बढ़ती है। बटलर भी उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा होता है और यहाँ पर रेफरी के पास जिंग्यू आया हुआ रहता है और उन्हें बताता है, सारी बात एक्सप्लेन करता है और बोलता है इसलिए मेरे को लगता है कि आज क्वीन सुन में मैच अटेंड करने के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए कि तभी जिंग्यू के कानों में एक जोरदार आवाज पड़ती है। सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सभी क्वीन क्वीन चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर साथ ही दरवाज़ा ओपन होता है, जिंग्यू देखता है क्वीन यहाँ पर एंटर कर जाती है। जिंग्यू उसे देख के हैरान रह जाता है और साथ ही स्माइल करते हुए बोलते हैं तो तुम आ ही गई। क्वीन भी आगे से हाँ में जवाब देती है और पीछे डल के बिल्कुल जल चुकी है। वो कह रही होती है ये बदबूदार कुतिया देखो यहाँ पर आते से शो ऑफ करना शुरू कर दिया इसने, कितना शो ऑफ करती रहती है। मून बोलती है वो बस टाइम पर आई है। और रेफरी बोलती है तुम एकदम टाइम पर आ गई हो 5 मिनट के अंदर, तो क्या अब आप लोग मैच स्टार्ट कर सकते हैं। क्वीन बोलती है ओके। जगडू बोलता है मैंने तो सोचा था कि ये दूर भाग गई, लेकिन देखो जरा बहुत से आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, इससे आप अच्छे से पीटना आप और अपनी गैंग की ताकत दिखा देना। होपेन सोचता है जो लास्ट टाइम हुआ उससे मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि इनके टेक्निक्स काफ़ी अच्छी हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनके टेक्निक्स के। ये बात बिल्कुल सही है कि ये किसी गैंग फाइट से काफ़ी अलग है, इसलिए मैंने कंटिन्यू एक्सपर्ट से ट्रेनिंग रिसीव करी। मैं तो बस बेसिक टेक्निक के साथ ही इसे सरपास कर सकता हूँ इजली, और आज अपनी स्ट्रेंथ के साथ मैं इसे क्रश कर डालूंगा। क्वीन फिर जूते उतारती है और क्वीन को ऑफिस कॉस्ट्यूम में देखकर यहाँ पर ऑडियंस में अलग ही जोश जग रहा होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े होते हैं। जगडू पीछे से आवाज है तो वो कह रहा होता है बॉस उसको क्रश कर डालना। होपेन सोच रहा होता है ये फाइटर लोग पहले कभी भी फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, पहले तो ये अपने अपोनेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और इसी बात का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। जैसे इसका गार्ड हल्का सा कहीं से भी लूज होगा मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। जिंग्यू पीछे से देख रहा होता है और साथ ही बाकी लोगों की नजरें भी इसी मैच के ऊपर गड़ी रहती है। क्वीन का भाई भी अपने टैबलेट पे देख रहा होता है और डडल तो क्वीन को बद्दुआ लगाने में लगी हुई रहती है कि वो हार जाए, और फिर रेफरी भी चलाते हुए कहती है कम ऑन फाइट स्टार्ट करो। फाइट के स्टार्ट होते से ही होपेन गुर्राते हुए कहता है दम में तो आ जा, बट क्वीन तो मुड़ के ही जाने लगती है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, मैच के स्टार्ट होते से क्वीन पीछे की तरफ मुड़ के कॉर्नर की तरफ जा रही है, शायद अभी वो इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं है। होपेन बोलता है आखिर तुम कर क्या रही हो, जबकि क्वीन तो जिंग्यू के पास पहुंच जाती है और बोलती है सॉन्ग जिंग्यू मुझे किस तरह से फाइट करनी चाहिए। उसके बाद सुनकर जिंग्यू पहले हैरान हो जाता है। क्वीन बोलती है मुझे बताओ ना तुम मेरे कोच हो। जिंग्यू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, और साथ ही वो बताने लगता है ऑल राइट जो तुम्हारा अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा घुसेल है, इसलिए अपने कार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना और उसके मोमेंटम को अच्छे से देखना। जिंग्यू सोच रहा होता है मैं फिर से बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था जब डर और मूनियंग सुनबेरिंग के अंदर आई थी। मुझे इस बात का डर था क्या हो कि वो मेरे वजह से हर्ट हो जाए, मेरी वजह से कि मैंने अपनी तरफ से लेकर आ।
ये ठीक होगा अगर मैं अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दूँ। और फिर साथ ही वो वही सारी बातें करना स्टार्ट कर देता है कि कैसे शुरुआत में मेरे को ये सुनबेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो बस हर वक्त फाइटिंग्स के बारे में सोचते थे, मैं इनसे नफरत करता था। लेकिन अब मेरे विचार बदल गए हैं जब मैंने जाना कि अपने गोल्स के लिए कितना एफर्ट डाल रही हैं, डेडिकेटेड हैं। इन लोगों का एनवायरनमेंट मेरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये लोग अलग ही यूनिवर्स के हैं। इनके पास एक गोल है और ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। और अब मेरे को ऐसा फील होने लगा है कि अब मैं इन लड़कियों पर, लोगों पर या किसी पर भी फिर से ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर साथ ही वो क्वीन से बोलता है अगर वो अपना गार्ड ज़रा सा भी डाउन करे तो उसके टेम्पल पे एक हाई किक दे मारना। क्वीन भी मुस्कुराते हुए आगे से ओके बोलती है और यहाँ पर हॉबिन गुस्से के साथ क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। क्वीन बोलती है पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, मैं इन सब से स्किप करना चाहती थी, भूलना चाहती थी। हालांकि मैं जानती हूँ कि लाइफ इस तरह से वर्क नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ के बारे में खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। मेरे को खुशी है क्योंकि ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। और साथ ही वो हॉबिन को एक हाई किक दे मारती है उसके टेम्पल पे, यानी सिर के ऊपर। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है झगड़ू चलाते हुए कह रहा होता है बॉस बॉस क्या आप जाग गए, क्या आपको मैं याद हूँ, मैं झगड़ू, क्या आप मेरे को देख पा रहे हो। होपेन होश में आता है और कहता है झगड़ू आखिर हो क्या रहा है। उसको देखने के बाद झगड़ू को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। वो कहता है हो गॉड अब मेरे को ठीक लग रहा है, आप जिंदा हो बॉस, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। होपेन कहता है अब इतना ड्रामा करना बंद करो, ये कुछ भी नहीं है। झगड़ू कहता है बॉस मेरे को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी। नर्स बोलती है जब तुमको पहले किक पड़ी थी उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना चाहिए था, आगे तुमने क्यों करा ऐसा खुद के साथ। उसकी बात सुनने के बाद होपेन को याद आता है कि कैसे क्वीन ने उसको एक हाई किक दे मारी थी। हाई किक खाने के बाद होपेन रिंग के बीचों बीच गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी ताकत जुटा के खड़ा हो जाता है। और नर्स बता रही होती है और फिर उसके बाद का तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्यों, तुम अपना मैच कम्प्लीटली हार चुके हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल रोल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर से उठ के खड़े हो गए थे। तो कोई ने तुमको एक हुक मारा और फिर उसके बाद फिर से हाई किक सेम प्लेस पर, और फिर तुम्हारा काम तमाम हो गया, तुम रिंग में बेहोश हो गए थे। दिखाते झगड़ू लेट के बता रहा होता है बहुत अब इस तरह से बेहोश हो गए थे वहाँ पर। और नर्स भी कह रही होती है हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन थी तुम्हारी, यही थी रिंग के पीछे, तुम ऐसे पड़े हुए थे। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। डडल बहुत ही ज़्यादा बिरमरा रही होती है, बोलती है आखिर ये लोग इस तरह से क्यों हैं। मून बोलती है ये वैसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों धूल झाड़ियों से छुप के देख रही होती हैं। और यहाँ पर बेंच पर एक साइड जिंग्यो और एक साइड क्वीन बैठे होते हैं। जिंग्यो बोलता है तो जितनी जल्दी हो सका तुम दुबई से यहाँ पर आ गए और अपना मैच भी टाइम पर अटेंड कर लिया। ओह वाओ मैंने तो बस दुबई के बारे में सुना ही है, आखिर दुबई है कैसी जगह, क्या वो एक अच्छी जगह है। क्वीन बोलती है हाँ वो एक बहुत ही नाइस प्लेस है, वहाँ पर खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ का पानी एकदम क्लियर है और फैसिलिटीज़ भी अमेजिंग है। और जब तुम वहाँ के आसपास की चीज़ों को देखने में लग जाते हो तो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, काफ़ी जल्दी गुजर जाता है। वहाँ का होटल वाकई में बहुत ज़्यादा कूल है और वहाँ आसपास काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। जिंगो बोलता है सुन तुमको मेरे को इतना सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस इतना बताओ क्या तुम यहाँ पर वापस आना चाहती थी। यह सुनने के बाद क्यों शर्मा जाती है और सहलाते हुए बोलती है हाँ। और वो दोनों दूर बैठे हुए देख रहे होते हैं और डडल तो कुछ ज़्यादा घुरा रही होती है और बोलती है बस बहुत हुआ, यही लिमिट है, अगर उसने इससे ज़्यादा मेरे सोंग जिंगो के साथ कुछ करने की कोशिश करी तो वो मरेगी। सोंग जिंगो कहता है अरे हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था जब तुम यहाँ पर वापस आई। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं इस स्कूल में आया था और तुम्हारे क्लास में गया था उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था ये जानकर कि ये स्कूल तो सिर्फ लड़कियों के लिए है और इस स्कूल में बस लड़कियाँ ही हैं और जो भी पहले हुआ मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुमको मोस्टर बोल दिया था, उस वक्त मेरे दिमाग में वुमेन्स रिलेटेड थोड़ी बैड मेमोरीज आ गई थी। इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि मैं तुमको डिसलाइक करता था या फिर कुछ वगैरह, और मैं वाकई में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। क्वीन बोलती है इट्स फाइन, वैसे भी मैं भी तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा हार्श हो गई थी। और फिर वो दोनों एकदम चुप बैठ जाते हैं, एक ऑकवर्ड से छा जाती है और ऊपर से बटलर फुल बरसा आ रहा होता है। क्वीन का भाई बोलता है तुम वो काम अच्छे से कर रहे हो ना जो मैंने बोला। बटलर बोलता है यस मास्टर मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ वो काम। डडल आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। मून बोलती है ओए आखिर तू जा कहाँ रही है। डडल बोलती है बस देख मुझे, मैं इस कुत्तिया को किस तरह से डिस्ट्रॉय करूँगी। जिंगो बोलता है तो अब तुम्हें वापस दुबई भी जाना है, तुम बस यहाँ पर 1 घंटे के लिए आई थी। क्वीन बोलते हैं हाँ मैं कल का शेड्यूल बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। जिंगो बोलता है ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा ना, दुबई बहुत ज़्यादा दूर है, और क्या अब तुम 3 दिन बाद यहाँ पर फिर से आ जाओगे क्वार्टर फाइनल के लिए। क्वीन बोलते हैं नहीं मेरे को नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगी, इस बार तो मैं बस थोड़ी लकी रही। और क्वीन मन ही मन सोचती है मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यहीं पर रहना चाहती हूँ। कि तभी उसके पीछे से एकदम फाट की आवाज़ आती है जैसे किसी ने पात दिया हो। तो ये देखने के बाद सोचेंगे थोड़ा हंस देता है और फिर हमें दिखाया जाता है पीछे डडल होते हैं जिसने ये सब
करा और वो फिर किससे करती है और इस बार तो और जोर का करती है। चिंगू हैरानी से कोइन की तरफ देखता है, यहाँ तक कि ऊपर चढ़ा बटलर भी ये देख के कविता हैरान हो जाता है। चिंगू थोड़ा हंसते हुए ऐसे ही कहता है, मैंने ये जानता था कि सुनबे ये सारी चीज़ें भी करती है। कोइन बोलते हैं नहीं मैंने ये नहीं करा, और फिर तभी पीछे झाड़ियों से डडल निकल आती है और बोलते हो नो लगता है कि तुम बिल्कुल रोक नहीं पाई और तुमने कर दिया। और वैसे ये चीज़ें ऐसे ही कहीं पे नहीं की जाती, थोड़े तो मैनर्स रखने चाहिए एक लड़की के तौर पर। चिंगू कहता है इट्स फाइन, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। डडल फुसफुसाते हुए कहती है मैंने तुम्हें थोड़ी छूट क्या दी थी, तुम तो मेरे चिंगू के ऊपर ही डॉलर डाल रही हो। हाँ उसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो और वहीं पर वापस ले जाओ जहाँ से तुम आई हो कुतिया। और फिर साथ ही वो सोंग चिंगू के पास जाने लगती है, कह रही होती है सोंग चिंगू तो मेरा है और तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और फिर साथ ही डडल वहीं बेंच पे लेटे आती है सोंग चिंगू के पाँव पर सर रखते हुए। चिंगू कहता है आखिर तुम्हें क्या क्या रही हो, और डडल बोलती है आखिर इसमें क्या गलत है, अब क्या आप लोग हमेशा ऐसे ही नहीं करते। मेरे सोंग चिंगू की जांग तो कितनी ज़्यादा मस्कुलिन है, मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और फिर तभी डडल का निकल जाता है और डडल पाद मार देते हैं, यहाँ पर फार्ट की आवाज़ आती है, डडल का चेहरा पूरा श्रम से लाल हो जाता है। और फिर साथ ही वो उठते हुए कहती है फर, मैं कह रही थी फर दुबई यहाँ से कितना ज़्यादा दूर है ना। तभी पीछे से मून भी निकल आती है और बोलती है स्मेल से साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने क्या खाया था। और चिंगू और कोइन बेंच से उठकर दूर जाने लगते हैं। डडल बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ तो मेरे ये वाली स्मेल भी बहुत ज़्यादा क्यूटी होगी साथ में। वो इसी तरह की अजीब सी बातें कर रही होती है कि इतने मैं यहाँ पर केम आयशा आ जाती है और बोलती है तो तुम यहाँ पर हो। डडल गुस्से के साथ घूमते हुए कहती है अब तुम कौन हो। किम आयशन बोलती है मेरे को तो सुनने में आ रहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर आई, अब तुम क्वार्टर फाइनल में हो, यानी कि तुम्हें चांस मिलेगा मेरा सामना करने का और तुम उस मैच को भी अटेंड करोगे। क्यों, कहीं तुम मेरे को अवॉइड करने की तो कोशिश नहीं करोगी, अवॉइड करने की तो कोशिश नहीं करोगी। कोइन बोलती है वैसे मैं इस बारे में पक्का नहीं कह सकती, जबकि डडल बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है कि अब कोइन यहाँ पर कभी नहीं आ पाएगी, और वो ना लीग के लिए आएगी ना स्कूल ट्रिप के लिए आएगी, वो ग्रेजुएशन तक यहाँ पर आएगी ही नहीं, वो तो हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो जाएगी। कि मायशन बोलती है मजाक मत करो, तुम्हारे इस स्कूल के लीग के अंदर एंटर करने का मेरा मेन गोल तुम्हारे साथ फाइट करना ही था। जिंगू कहता है आगे तुम यहाँ पर बहस क्यों कर रही हो, तो होपेन भी चिल्लाते हुए कहता है जिंगू तो इस सारे मसले से दूर ही रहे। कि मायशन बोलती है मेरा ओनली गोल तुमसे फाइट करना है और इस चीज़ के लिए मेरे को किसी से भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद कोइन थोड़ा सीरियस होती है और फिर साथ ही अपने बल्डर को आवाज़ लगाते हुए बोलती है मेरे पास कितना टाइम और बचा है। उसका बल्डर घड़ी देखते हुए बताता है मिस 25 मिनट और रह गए हैं। कोइन बोलती है लगता है कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो तुम फाइट करना चाहती हो ना, तो फिर चलो। और फिर इसके साथ ही हमें जिम का सीन दिखाया जाता है और वो लाल बाल वाला बंदा कह रहा होता है ज़रा देखो तो यहाँ पर कोई स्पार मैच के लिए आ रहा है। शिव बोलता है टूर्नामेंट तो ओवर हो गया, अब कौन आ रहा है। जैसे ही वो स्क्रीन पर देखते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं अरे ये तो क्वीन है। शिव भी कहने लगता है अरे साइड मेरे को भी देखने दे ज़रा। क्वीन उन लोगों से कह रही होती है क्या प्लीज़ आप यहाँ पर ग्लव सेंड कर दोगे, और फिर वो दोनों भी क्वीन की बात सुनने के बाद ग्लव गिरा देते हैं रिंग में। और फिर साथ ही यहाँ पर दोनों फाइटर्स फाइट के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है और मून पूछती है आगे तुम अपना टाइम इसके साथ फाइट करने में क्यों लगा रही हो, तुम्हें तो बस आराम से थोड़ा रेस्ट करके चले जाना चाहिए। जिंगू भी कह रहा होता है सुन क्या तुम ठीक हो। क्वीन बोलती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, जब तक कि डडल तो दूसरी साइड के साथ मिल चुकी होती है, वो बोल रही होती है जाओ कि मायशन में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ। और फिर साथ ही वो दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों भी एकदम पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। लाल वाला बंदा कह रहा होता है वाह ये कितना औसम है, ये तो बस ऐसा ही देखने में जैसे कि अब लोग फाइनल्स पहले ही देख रहे हैं, अपन को फाइनल्स पहले ही देखने को मिल रहा है। शिव बोलते हैं भले ही यहाँ पर कोई नहीं जीतने वाली है, लेकिन फिर भी देखने में काफी मजा आएगा। जिंगू कहता है ये मेक श्योर करना है कि तुम्हें चोट ना लगे, जबकि हैंगो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जाओ कि हाइशन सुन में उसको क्रश कर डालो। और फिर साथ ही घंटी बजती है और घंटी के बजते से कि हाइशन फुल रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है, कोइन को पंच करती है और फिर साथ ही अपने मोमेंटम को चेंज करते हुए उसके चेहरे पे एक जोर का मुक्का मार देती है। ये देख के जिंगू परेशान हो जाता है, जबकि डडल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है बहुत अच्छे ऐसी करती रहो। कि हाइशन को इनकी टैंक के ऊपर टांग मारती है और साथ ही उसे पंच करती है और उसका दूसरा पंच उसके चेहरे पे जा लगता है और कोइन नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कोइन डाउन हो जाती है और ये नज़ारा देख के वो दोनों भी एकदम हैरान रह जाते हैं और जिंगू भी काफ़ी हैरान होता है, बोलता है क्या सुनबेर डाउन हो गई। जबकि ये देख के हाइशन को बेहद ही गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए कहती है आगे तुम ये कर क्या रही हो, हाँ क्यों तुम मेरे साथ यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रही हो, ज़रा ढंग से फाइट करो, तुम ढंग से फाइट क्यों नहीं करती। यू विच आगे तो क्या करने की कोशिश करना चाहते हैं, हाँ आगे तो अच्छे से फाइट क्यों नहीं कर रही। उसके बाद सुनने के बाद कोइन अपना चेहरा पोंछती है और बोलती है ऐसे कंटिन्यू करते हैं ना, जो तुम चाहती थी वही तो हो रहा है, अगर मैंने अच्छे से फाइट करी तो मैं फिर कैसे जीत जाऊंगी।
ये बात सुनते से किम हायशन आगे से गुस्सा हो जाती है। क्वीन खड़े होते हुए बोलती है, क्या तुम ये मैच यहीं पर रोकना चाहती हो? अगर नहीं तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तुम कोई नौसिखिया तो हो नहीं और मुझे लगता है कि तुम इससे सर्टिफाइड हो सकती हो। क्यों? किम हायशन आगे से गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, शट अप, आगे तो ये बोलने वाली होती कौन है? मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी, खासकर उससे जो बस बकवास करता रहता है। बुलशिट है तू। और साथ ही वो क्वीन को किक मारते हैं, बट क्वीन भी आगे से अपने हाथ लगा के ब्लॉक कर लेती है और बोलती है, सॉरी, कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस डैमेज हो जाए। इट्स ओके, अगर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो तो ठीक है। इसे सब लोग तब तक करते हैं जब तक कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, तुम जीत सकती हो। किम हायशन चिल्लाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद कर, तेरे को क्या लगता है कि तू हमेशा बेस्ट रहेगी? हाँ। और फिर साथ ही वो उसे पंचेस मारना शुरू कर देती है और बोलती है, आखिर तेरे को पता ही क्या है इन सब के बारे में? तो बस बकवास कर रही है। और वो धड़ाधड़ पंचेस मार रही होती है और कोई आगे से ब्लॉक कर रही होती है। जिंगयू बोल रहा होता है, ये काफ़ी अजीब हो रहा है, क्या आप उनको रोक देना चाहिए? मून बोलती है, जाने दो, ये लोग हमेशा से ऐसा करते हैं, हमेशा ही ऐसा करते हैं। ये हायशन चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तेरे को पता है क्या है? क्या तू जानती भी है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ बस ट्रेनिंग करी है और मैं तेरे से किसी फैक्ट से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। किम हैंग्योल भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जाओ सुन तुम कर सकती हो, क्रश कर दो उसे, जबकि लिम नाम बिल्कुल सीरियस होकर मैच देख रहा होता है। किम हायशन बोलती है, कोई तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे मुकाबले बिल्कुल अलग है। मेरे लिए ये सारी चीज़ें तुम्हारी तरह बस हो भी नहीं है। तुमको आखिर इन सब के बारे में आइडिया ही क्या होगा? तुम तो बस एक अमीर फैमिली में पैदा हुई नवाबजादी हो ना, और तुम तो मेरे को मजाक समझ रहे हो यहाँ पर। क्यों? और तुम्हारे लिए तो ये सारे फाइटिंग बस मजाक है, बाहर में जाओ तुम्हें तो बस अपने प्लेन के अंदर वेकेशन पे घूमने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। क्यों? किम हायशन की बातें सुनने के बाद क्वीन भी आगे से सीरियस हो जाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारती है, जिससे किम हायशन पूरी डगमगा जाती है। क्वीन बोलती है, आगे तुम जानती ही क्या हो? आगे तुम्हें पता ही क्या है कि मेरी लाइफ कैसी है? अगर तुम ये सब करो तो एक ट्रेनिंग, और मैं ये सब करूँ तो बस हॉबी। क्यों? मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं भी वही सब करना चाहती हूँ तुम लोगों की तरह, मैं बस यहीं पर रहना चाहती हूँ। और फिर साथ ही क्वीन उसको एक हाई किक दे मारती है, जिससे कि हायशन डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है। क्वीन बोलती है, रिंगल टाइम मेरे लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि तुम्हारे लिए। क्वीन बोलती है, हमारा अगला मैच थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अपन पक्का रिंग के अंदर दोबारा मिलेंगे और उस वक्त मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी तरह से फाइट करूंगी और तुम भी आगे से एकदम प्रिपेयर रहना। और साथ ही क्वीन मुड़ते हुए जाने लगती है कि हायशन कहती है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, तुम ऐसे जा नहीं सकती, मैं हार नहीं हूँ। और साथ ही वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, बट उसके कलाई में एक ज़बरदस्त झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी कलाई, और फिर साथ ही उसे याद आता है कि जब वो सोंग जिंगयू के साथ फाइट करी थी और सोंग जिंगयू ने किम हायशन को हाई किक मारा था, तब से ही उसकी कलाई डैमेज हो गई थी और अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हो पाई। बटलर बोल रहा होता है, माय लेडी, अब हमें चलना चाहिए। क्वीन बोलती है, ठीक है। और अब ये मैच यहीं पर ख़त्म होता है। किम हायशन आगे से कुछ नहीं बोल पाते पहले तो, और फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए उठ के खड़े होने लगती है, कह रही होती है, आगे तो जहाँ कहाँ रही है कमीनी, अब ये ख़त्म नहीं हुआ। और साथ ही वो उसको अटैक कर देती है पीछे से और बोल रही होती है, चलो कंटिन्यू रखते हैं, अभी मेरा फिनिश नहीं हुआ। तभी लीमी नाम उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है, बीच में आ जाता है, रिंग के अंदर घुस जाता है। वो लीमी नाम की जैकेट उठा के साइड में फेंकती है और बोलती है, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, यहाँ पर आ। तभी लीमी नाम उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है, अब रुक जाओ सुनबे, तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें दूसरा चांस मिल जाएगा, इसलिए अभी के लिए यहीं रुक जाओ, खुद को इतना ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए यहीं पर एंड करो। और किम हायशन भी लीमी नाम की बात को समझ जाती है और साथ ही फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने ग्लव निकाल के वहीं रिंग के अंदर फेंक देती है और क्वीन की तरफ देखते हुए बोलती है, अगर तुम वापस आती हो तो अपन फिर के साथ फाइट करेंगे, अभी विनर डिसाइड नहीं हुआ है। क्वीन बोलती है, ऑल राइट। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्वीन का हेलीकॉप्टर चालू हो जाता है। जिंगयू और मून क्वीन को खुद का ख्याल रखने के लिए बोल रहे होते हैं, अलविदा बोलते हैं। क्वीन जाने लगती है और कह रही होती है, सोंग जिंगयू, वेल मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानती, लेकिन मैं यहाँ पर बस मैच के लिए नहीं आई थी। और फिर साथ ही वो हल्का से रुकती है और बोलती है, इट्स फाइन, अब मैं जा रही हूँ। डडल खुश होते हुए बोलती है, जाओ और फिर कभी वापस मत आना, जबकि बटलर फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, हाँ मास्टर, मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया है अच्छे से। हेलीकॉप्टर के अंदर हम लोग चढ़ने ही वाले हैं। क्वीन का भाई कह रहा होता है, पक्का ना तुमने प्रिपेयर कर लिया जैसे कि मैंने तुमको बताया था, भूले तो नहीं ना? वो कहता है, अरे हाँ मास्टर, मैंने कर लिया है ऑफकोर्स। और फिर साथ ही वो लोग प्लेन के अंदर बैठते हैं और उड़ जाते हैं। डडल कह रही होती है, किधर टाइम है ऐसे, देखो ज़रा अपने पैसों का कितना अच्छे से शो ऑफ करना जानती है। जिंगयू बोलता है, वो ऐसी नहीं है और मैं इस बात को लेकर अच्छी तरह से श्योर हूँ कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। और फिर साथ ही वो दोनों ही आसमान में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से एक बैनर निकलता है जिसमें लिखा होता है, मुझे सोंग जिंगयू चाहिए। ये देखते से ही वो दोनों परेशान हो जाते हैं, एकदम अजीब रिएक्शन। और फिर वो हेलीकॉप्टर चला जाता है अपने साथ वही बैनर लटकाता हुआ। और फिर नेक्स्ट दिन में देखा
दिखाया जाता है थोड़े दिनों बाद का शायद, या फिर कल परसों का, जो क्वीन रहती है ना वो घर पे अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, रस्सियाँ कूद रही होती है और जिंगो साइड में बैठा हुआ रिकॉर्ड कर रहा होता है। 10 मिनट हो चुके रहते हैं उसे करते हुए, और वो कहता है तुमने 4 रेप्स फिनिश कर लिए हैं, क्या तुम पानी पीना चाहोगी? वो बोलते हैं नहीं ये ठीक है, मेरे को वैसे भी अपना और वजन लूज़ करना है। और जिंगो बोलता है सुन भाई अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, तुम तो वाइल्ड लेक की भी प्रिपरेशन कर रही हो और साथ ही अपने बॉक्सिंग मैचेस की भी, कि तभी यहाँ पर डरल आ जाती है सॉन्ग जिंगो करते हुए और बोल रही होती है जिंगो चलो अब लोग वाइफ हस्बैंड वाला गेम खेलते हैं, मेरे साथ पिकनिक पर चलो। जिंगो बोलता है डरल सुन भाई आगे तुम्हें ये क्या हो गया, तुम ये क्या कर रही हो, क्या आज का तुम्हारा कोई ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है? अमून बोलती है आगे तुमने ये किस तरह के घटिया कॉस्ट्यूम पहन के रखी हुई है? डरल बोलती है आगे तुम जैसे पिकी को पता ही क्या है कि अच्छे कपड़े क्या होते हैं। वेल अब मैंने प्लान कर लिया है कि अब मैं फाइट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और ये बात मैंने अपने लास्ट मैच के दौरान डिसाइड कर ली थी। अब तो मैं बस कुकिंग सीखूंगी और फ्लावर को अरेंज करना सीखूंगी, और साथ ही एक अच्छी वाइफ कैसे बनाया जाए उसके ऊपर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन करूंगी, ताकि मैं सॉन्ग जिंगो के लिए उसकी फ्यूचर वाइफ बन सकूँ एकदम अच्छी वाली। और फिर साथ ही वो सॉन्ग जिंगो को जाकर पकड़ लेती है, कह रही होती है चलो सॉन्ग जिंगो अब लोग साथ में पिकनिक पर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए यमी यमी खाना भी बनाया है। जिंगो बोलता है मुझे यहाँ पर रोककर मून यांग सुनबे की ट्रेनिंग में हेल्प करने की ज़रूरत है। डरल बोलती है अरे वो लड़के वो सब खुद ही कर लेंगे, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मून भी बोलती है हाँ इट्स फाइन मैं खुद कर लूँगी, अगर तुम एक ब्रेक चाहते हो तो जा सकते हो। और डरल को तो बस इसी बात को सुनने की दे रही थी, वो सॉन्ग जिंगो को लेके फटाक से वहाँ से जाने लगती है, कह रही होती है ठीक है अब हम तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, जाते हैं। ये देखकर जो मून है वो मनी मन कहती है मुझे तो इसे कल ही मार देना चाहिए था, कुतिया कहीं की थू। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग आ जाते हैं शानदार से गार्डन के अंदर, डरल जिंगो के साथ ही बैठी हुई रहती है और बातें करना शुरू कर देती है। वाह आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पिकनिक को सेलिब्रेट कर रहा है क्यों। तो जिंगो कहता है ठीक है चलो अब लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, 1 घंटे बाद फिर अब लोग मून यांग सुनबे की हेल्प करने के लिए चलेंगे। डरल कहती है हाँ मुझे पता है। और फिर साथ ही वो सॉन्ग जिंगो से कहती है सॉन्ग जिंगो हमें बिल्कुल भी फाइटिंग जैसे रफ चीज़ें नहीं करने वाली। जिंगो बोलता है आखिर क्यों, क्या तुम्हें वो करना पसंद नहीं था, तुम तो वैसे भी उसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। डरल शर्माते हुए कहती है मेरा मतलब ये है कि मैं इसलिए गिव अप कर रही हूँ क्योंकि अब मेरा उससे भी ज़्यादा बड़ा सपना है, मेरे को ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं कुछ बहुत ही अच्छा करने के लिए पैदा हुई हूँ, अचीव करने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं एक बहुत ही ज़्यादा शांत और क्यूट लड़की हूँ और अब मैं बिल्कुल नंबर 1 परफेक्ट वाइफ मटेरियल बनने के ऊपर फोकस करने वाली हूँ। अब मैं ग्रेजुएट होंगी और फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे सॉन्ग जिंगो, तभी उसके सिर पर आके एक जोर की बॉल लगती है। डरल का टकला सूझ जाता है। सॉन्ग जिंगो कहता है डरल सुन बे क्या तुम ठीक हो, पीछे से बच्चे आते हैं, बोलने लगते हैं माफ़ करना नूना, क्या आप हमें अपनी बॉल पास कर सकते हो। डरल बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ नूना की तरफ देखती है और कहने लगती है तुम कमीने बच्चों, क्या तुम लोगों को दिखता नहीं यहाँ पर हम किसी सीरियस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तभी डरल खुद को शांत करती है, कहते हैं सॉन्ग जिंगो यहाँ पर है, सॉन्ग जिंगो यहाँ पर है। तो फिर वो नाइस बिहेव करने की एक्टिंग करती है और कहती है ओ ये कितने प्यारे बच्चे हैं, अच्छा तुम्हें बॉल चाहिए ये लो। और साथ ही वो बॉल को एक जोरदार किक मारती है, वो उनके बीच से ऐसे निकलती हुई आसमान में जाके तारा बन जाती है और डरल एक डेविल स्माइल के साथ बोलती है ओ बॉल तो बहुत ज़्यादा दूर चली गई, चलो जाओ ढूंढो मज़े करो। जबकि ये देख के सॉन्ग जिंगो भी बुरी तरह से घबरा जाता है। और फिर दिखाया जाता है डरल फ्रिकी से बातें करना शुरू कर देती है, कह रही होती है मैं एकदम सच कह रही हूँ, अब मैं एकदम परफेक्ट वाइफ मटेरियल बनने के लिए जा रही हूँ, मैंने सोच लिया है मैं अच्छे से कुकिंग सीखूंगी, अच्छे से घर के साफ सफाई करना सीखूंगी और एकदम परफेक्ट वाइफ मटेरियल बनूंगी। तो जिंगो कहता है सुन क्या तुम वाकई में इसी पोजीशन में बातें करने वाली हो। डरल कहती है ऐसे ही रहो, वो बॉल मेरे सिर के ऊपर पड़ी थी ना इसकी वजह से मेरे को चक्कर आ गया, क्या तुम मेरे लिए इतना सिंपल टास्क भी नहीं कर सकते? जिंगो कहता है मेरे को डाउट हो रहा है कोई पर्सन उस बॉल को तभी उस तरह से मार सकता है जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो। डरल जिंगो की बात को काटते हुए कहती है अरे अब मैंने वायलेंस से रिटायरमेंट ले ली है, हमें वायलेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाली। मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई जब मून ने मेरा लॉक तोड़ दिया था, वेल मेरे पास इतना इंडोरेंस और था कि मैं फाइट को और कर सकूं, लेकिन क्या होता है मेरे सुंदर के फेस के ऊपर कोई चोट लग जाती तो सॉन्ग जिंगो मेरे बारे में कहता था वरीड होता ना। और ये बात मेरे को वहाँ पर सडनली रियलाइज़ हो गई थी फाइटिंग के दौरान। ज़रा इमेजिन करो अगर मेरे को लग जाती तो सॉन्ग जिंगो मेरे को लेकर कहता था वरीड होता, मेरे एक क्यूट सा फेस है अगर इसके ऊपर कोई चोट लग जाए तो मेरा सॉन्ग जिंगो वैसे भी एक लेडी के लिए उसका फेस डैमेज होना बहुत बड़ी बात होती है, इसी वजह से मैंने ली मून यांग को वो मैच जीतने दिया, हार मान ली थी। और अब से मैं कुकिंग सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी और एकदम अच्छी वाइफ बनूंगी बिल्कुल मेरी मॉम की तरह, फिर अपन दोनों एकदम साथ में हैप्पी लाइफ गुजारेंगे जिंगो। और अब जबकि मेरा कोई बहन भाई नहीं है तो अब लोग 10 बच्चे करेंगे। 10 बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें क्या लगता है? जबकि सॉन्ग जिंगो तो डरल की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसका ध्यान कुछ ग्रुप के ऊपर जाता है। डरल बोलती है सॉन्ग जिंगो क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो, आखिर तुम देख आ रहे हो? और फिर वो भी कदम घुमा के देखती है और पूछती है क्या तुम उन लोगों को जानते हो? सॉन्ग जिंगो मना कर देता है। डरल कहती है अरे हाँ मैं समझ
गई, तुम्हें उनसे थोड़ी बहुत जलन हो रही है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड लग रहे हैं और तुम्हारे पास ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। जिंगू कहता है क्या फ्रेंड, क्या तुम्हें उन्हें देखने से लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है। डडल बोलते हैं हाँ ज़रा देखो तो उन्होंने कैसे शोल्डर के ऊपर हाथ डाला हुआ है और किस तरह से वो चल रहे हैं। सो जिंगू मन ही मन कहता है इसका मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं भी बिल्कुल उसी की तरह था, पहले मैं भी पीछे से हमेशा उन्हीं की तरह दिखता था। और फिर साथ ही सोन जिंगू उठ के खड़ा हो जाता है और क्या होता है सुन बे ज़रा एक सेकंड रुकना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा और मुझे फॉलो मत करना। डडल कहती है आगे तुम जहाँ कर रहे हो वो भी मेरे बिना करना क्या चाहते हो। सोन जिंगू उसकी नहीं सुनता जाने लगता है। डडल पीछे से बोल रही होती है सोन जिंगू प्लीज़ मत जाओ, और फिर साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहती है सोन जिंगू अगर तुम यहाँ से गए तो अपन दोनों के बीच का सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर सोन जिंगू तो डडल की बातों पर ध्यान ही नहीं देता, वो चला जाता है। ये देखते से डडल रोना शुरू कर देती है और कह रही होती है सोन जिंगू आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, प्लीज़ वापस आ जाओ जल्दी से। जबकि पीछे उन दोनों बच्चों को भी दिखाया जाता है जो कि बॉल ढूंढ के ले आते हैं और फिर दिखाया जाता है वो ग्रुप एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। इनमें से एक बंदा कह रहा होता है हे कुत्ते क्या तुझे अब हम लोगों से और नहीं लगता और डर नहीं लगता, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया था जो तूने टीचर से चुगली कर दी, हाँ बस तेरी वजह से मेरी मॉम को प्रिंसिपल के ऑफिस जाना पड़ा। क्या तू मरना चाहता है, क्या तू और ज़्यादा पिटना चाहता है। और साथ ही वो उसे मार भी रहा होता है बीच में। दूसरा बंदा कहता है हाँ ऐसे मारे, इसका दिमाग खराब हो गया था जो इसने हमारे खिलाफ बात करी, इसको एक अच्छा सबक सिखा। फिर वो उसके पैरों में भी मारना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है क्या तू फिर से हमारी चुगली करने की कोशिश करेगा कल। हाँ साइड में खड़ा बंदा कह रहा होता है ये मेक श्योर करना कि उसे इस तरह से पीटो कि उसके ऊपर कोई निशान ना आए। और वो बंदा उसको मारने में लगा ही हुआ रहता है कि तभी सोन जिंगू यहाँ पर आ जाता है। चिल्लाते हुए उनको आवाज़ देता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उनका ध्यान सोन जिंगू की तरफ चला जाता है। सोन जिंगू आगे बढ़ता है और कह रहा होता है रुक जाओ ये सब करना बंद करो। वो लोग पूछते हैं आगे तू है कौन, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिंगू कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तुम एक पर्सन के खिलाफ इस तरह से गैंग अप करके खड़े हुए हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और वो मन ही मन कह रहा होता है हो गॉड मैं तो बिल्कुल काँप रहा हूँ, क्या मैं ये खुद हैंडल कर पाऊंगा। आगे तू है कौन, क्या तू हम लोगों को जानता है। सोन जिंगू उस बच्चे के पास ही बैठ जाता है। वो कह रहा होता है क्या तेरे को सुनाई नहीं दे रही, मैं तेरे से कुछ बोल रहा हूँ। जबकि सोन जिंगू उसकी बात के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता, इग्नोर करते हुए उस बच्चे से बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो। वो बच्चा सोन जिंगू को थैंक यू बोलता है। उस बच्चे के मुंह से थैंक यू सुनने के बाद सोन जिंगू कह रहा होता है मेरे को थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते से वो बच्चा हैरान हो जाता है। सोन जिंगू उससे कहता है वेल ये बताने में काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस है, लेकिन मैंने भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस करा है जिस हालत में अभी तुम हो, इसलिए मैं बस खड़े खड़े देख नहीं पाया और यहाँ पर आ गया। और वो बंदा कहता है माफ़ करना लेकिन आगे तुम्हें बोल कह रहे हो। जो कि पीछे खड़ा वो बुली कह रहा होता है हे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या तेरे को दूसरों के मसले में पड़ने का कुछ ज़्यादा शौक है, मारा जाएगा निकल यहाँ से। जबकि सोचेंगे उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। वो उस बच्चे से कह रहा होता है भले अगर मैं तुमको यहाँ से निकाल के रह जाऊँ लेकिन ये फिर से रिपीट होगा, तुम्हें बस इन लोगों का मुकाबला करने की ज़रूरत है, तुम्हें इनके साथ फाइट करनी है, इनका सामना करना है और हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। तुम तब तक फाइट करो जब तक कि ये लोग खुद आगे से गिव अप ना कर दे। सोन जिंगू उसको ये सारी बात बता ही रहा होता है कि तभी पीछे एक बंदा सोन जिंगू के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे मोड़ता है और साथ ही उसके चेहरे पे एक जोर का पंच मार देता है। वो कह रहा होता है तू बास्टर्ड, क्या तेरे को सुनाई नहीं दे रहा मैं तेरे से क्या कहना चाहता हूँ, हाँ तू कुत्ते का बच्चा इसी के साथ मरेगा। पंच खाने के बाद सोन जिंगू उसकी तरफ घूर के देखता है तो वो बंदा भी थोड़ा घबरा जाता है। और फिर सोन जिंगू हंसते हुए उस छोटे बंदे की तरफ देखता है और कह रहा होता है देखा अभी मेरे को हिट लग गई, और वैसे मैं बता दूँ मेरे को इससे पहले भी बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ी है लेकिन ये उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। और वो बंदा सोन जिंगू की बातें सुन के हैरान हो रहा होता है। सोन जिंगू कहता है और तुम्हारे बारे में क्या, तो क्या तुम बहुत लंबे टाइम से बुली हो रहे हो, क्या तुम्हें ये बेइज्जती भरा नहीं लगता, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम इन सब से आज़ाद होना चाहते हो, क्या तुम्हें पिटने से डर नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि ये सब कैसा फील होता है, एक डर मन में बना रहता है लेकिन तुम्हें उसके साथ फाइट करनी होगी, तुम्हें पिटने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, आगे बढ़ना है। दिखाया जाता है वो लोग सोन जिंगू को ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। कह रहे होते हैं आगे तू किस तरह की बकवास बातें कह रहा है, हाँ चलो बढ़ो चलो आगे बढ़ो, आप लोग इसको स्मैश कर देते हैं यहीं पर। कि तभी सोन जिंगू घूमता है और वो सारे लोग सोन जिंगू को देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सोन जिंगू यहाँ पर अपने फाइटिंग पोस्ट में खड़ा हो जाता है और फिर से डडल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो बच्चे डडल के पास आकर शिकायत करना शुरू कर देते हैं। डडल बोलती है तुम बच्चों आखिर क्या कह रहे हो, हाँ। दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुमने बॉल को बहुत ही ज़्यादा दूर तक किक करा था, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उसे ढूंढकर वापस लाने में। डडल कहती है तो क्या हुआ, तुम ही लोगों ने तो सबसे पहले हमें इंटरप्ट करा था हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट के ऊपर, और वैसे भी तुम यहाँ का शांत वातावरण बिगाड़ रहे हो बॉल के साथ खेलकर। वो बंदा कहता है ये जगह सभी लोगों की है और हमें भी यहाँ पर खेलने का फुल राइट है। डडल चटकते हुए कहती है वो ज़रा
देखो तो ये बच्चा कितना समझदार बन रहा है, तुम तो एक मैन हो रहे हो, आगे तुम चाहते क्या हो? हाँ, आगे तुम मेरे साथ फाइट बैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बॉल को फिरके से दूर लात मार के पहुंचा दूं? वो बच्चा बोलता है मेरे को आइसक्रीम ला कर दो। डडल गुस्से के साथ कहती है क्या कहा तूने? वो बंदा बोलता है माफी के तौर पर हमें आइसक्रीम चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे कोक चाहिए। दूसरा बच्चा बोलता है। डडल ये सुनते से गुस्से के साथ उनके खड़ी हो जाती है और बोलती है शू शू, आगे तुम ये बच्चे किस तरह की बातें कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, तुम चुलगोसो कहेंगे। वो बच्चा आगे से अकड़ता हुआ कहता है क्या कर लोगे तुम? हम नहीं जाएंगे यहाँ से, मारोगे हमें? डडल ये सुनते से ही कहने लगती है हो मैन, आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों से बात करने की। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? क्या तुम दोनों यहाँ पर अकेले हो? उन लोगों ने तुमको यहाँ पर अकेले क्यों छोड़ दिया? वो दूसरा बंदा बताता है हमारा घर तो यहीं पास में है, इसलिए हम यहाँ पर आसानी से खेलने के लिए आ सकते हैं। जबकि वो सोकर वाला बंदा कह रहा होता है तुम भी तो कितनी ज़्यादा शॉर्ट हो। डडल बोलती हो इसका मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, बस तुम दोनों ही हो। और फिर साथ ही डडल उससे बॉल छीनने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है इस बार मैं तुम्हारी बॉल को लात मार के सीधे चांद पर ही पहुंचा दूंगी और फिर ढूंढते रहना मजे से। पर वो बंदा आसानी से अपनी बॉल को बचा लेता है डडल से। ये देख के डडल बहुत ही हैरान रह जाती है और फिर से बॉल लेने की कोशिश करती है। बोलती है मैंने कहा ना बॉल मुझे दो, बट वो बच्चा अपनी बॉल को बचा लेता है डडल के हाथों से और फिर साथ ही नीचे रखता है और कह रहा होता है कोई चीटिंग नहीं, तुम इस बॉल को अपनी बॉडी से टच नहीं कर सकती, ओनली बस पैर अलाउड है। और अगर तुम इस बॉल को मेरे से छीन नहीं पाई 5 मिनट के अंदर तो फिर तुम्हें मेरे को आइसक्रीम खरीद कर देनी होगी, ठीक है? ये सुनते से डडल बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है पेट पकड़ के और कह रही होती है जरा देखो तो इन बच्चों को, मेरे साथ पंगा ले रहे हैं, तुम लोगों ने गलत टारगेट को टारगेट कर लिया है बच्चों। वो दूसरा बच्चा बताता है कि ये बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत ज़्यादा अच्छा है फुटबॉल खेलने में, ये एकदम बेस्ट है। और वो बच्चा भी बोलने लगता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे हार जाओगी तो बस आइसक्रीम खरीद कर दे दो। ये सुनते से डडल आगे से भड़क जाती है और बोलती है लगता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा कम आंक रहे हो क्योंकि बस मैं एक लड़की हूँ। चलो अब मैं तुम लोगों को अपनी वो टेक्निक्स दिखाती हूँ जिसका सपना हर फुटबॉल प्लेयर देखता है। अपनी बॉल को अब गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाओ। बट वो बच्चा आसानी से अपनी बॉल को डडल से बचा लेता है और फिर साथ ही वो अपनी शर्ट उतारता है तो डडल भी देख के एकदम चौंक जाती है। उसने फुटबॉल वाली जर्सी पहनी हुई रहती है। वो बंदा भी बता रहा होता है ये जूनियर नेशनल हाई टीम से है और ये फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है सिस। अब ये देखने के बाद डडल भी आगे से थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है ओ मैं समझी, सॉरी मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। पर साथ ही वो गुस्से के साथ कहती है लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ओलंपिक्स में बेस्ट कर सकती हूँ, जा सकती हूँ। और फिर साथ ही वो उन बच्चों से बॉल छीनना कंटिन्यू करती है और फिर यहाँ से सीन उसी ब्रिज के नीचे शिफ्ट हो जाता है। वो बच्चा सोंग जुंगी की तरफ देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है, सोंग जुंगी के ऊपर अटैक करता है बट सोंग जुंगी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही धक्का मारते हुए उसे गिरा देता है। और फिर दूसरा बंदा आगे बढ़ के सोंग जुंगी के ऊपर अटैक करता है। सोंग जुंगी कह रहा होता है, सोच रहा होता है भले ही मैंने अभी बस बेसिक ही सीखे हैं लेकिन ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं और जब ये अटैक करते हैं तो ये लोग खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों तक को भी खोल के नहीं रख पाते। और भले मैं अभी बहुत ज़्यादा ग्रेड नहीं हूँ लेकिन मैंने इतना तो सीख लिया है कि बिना इंजर्ड हुए इनके अटैक से कैसे बचा जाए। वैसे भी मेरे को पंचेस को देखने की आदत हो गई है मुनसुनबे के साथ ट्रेनिंग कर करके। और जिंग्यू इसलिए उसके पंच से डॉज कर जाता है और साथ ही पैर में लात मारते हुए उसे गिरा देता है। ये देख के तीसरा बंदा आगे बढ़ते उसके ऊपर अटैक करने के लिए सोंग जिंग्यू फटाक से अपने पंच को उसके चेहरे के करीब ले आता है। ये देख के उसकी बिल्कुल फट जाती है, वो हैरान रह के वहीं पे एकदम गिर के बैठ जाता है। जिंगू कहता है कि अब तुम लोगों ने देख लिया, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो फाइट करना बंद करो। और साथ ही वो बोल देता है कि मैं वाइल्ड हाई में जाता हूँ। तो और तुम लोगों को उस स्कूल के बारे में पता ही होगा, मैं एक बहुत ज़्यादा स्कैरी पर्सन हूँ। और सोंग जिंगू सोच रहा होता है वाइल्ड हाई तो बहुत ज़्यादा फेमस है और अगर मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं वाइल्ड हाई में जाता हूँ तो ये लोग ज़रूर मुझसे डरेंगे। और सोंग जिंगू ने जैसा सोचा बिल्कुल वैसे ही होता है। वो भी एक पल के लिए एकदम घबरा जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम वाइल्ड हाई जाते हो? और वो स्कूल तो फाइटिंग के लिए फेमस है बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ तुम भी एक लड़की हो? सोंग जिंगू चिल्लाते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब से वो मिक्स हो चुका है, लड़का लड़की दोनों जा सकते हैं उस स्कूल में। और वो बंदे चिल्लाते हुए कहते हैं हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम बस बकवास कर रहे हो, वो लड़कियों का स्कूल है। चलो सब साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। सोंग जिंगू कह रहा है मैं सोंग जिंगू बोलता है मैं सच कह रहा हूँ और फिर साथ ही वो डबल से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। कह रहा होता है ऑल राइट, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला और इस बार तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रुक जाते हो तो फिर मैं भी रुक सकता हूँ। और फिर यहाँ से डडल की तरफ से इंसल्ट हो जाता है जो कि अभी भी उन बच्चों से बॉल छीनने में लगी हुई रहती है बट बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद वो उनसे बॉल नहीं छीन पाती। वो बच्चा कहता है टाइम्स अप, तुम हार गई। डडल चिल्लाते हुए कहते हैं शर्ट आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं हार जाऊँ तुम लोगों से। और ऐसा कहते हुए डडल फिर कैसे उनसे बॉल छीनने की कोशिश करती है और कहती है यू लिटिल ब्रेड, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? वो बच्चा फिर कैसे बॉल को डिफेंड कर लेता है डडल से और उछकाते हुए कहता है अनु ना अब तुम हार चुकी हो, हार मान लो। डडल गुस्से के साथ
चिल्लाते हुए कहती है, तुम छोटे शैतान कहेंगे, आगे तुम यहाँ पर अपने सोकर की प्रैक्टिस कर क्यों रहे थे? हाँ, तुम जैसे सोकर प्लेयर बस यहाँ पर हम जैसे नौसर लोगों को परेशान कर रहे हो। वो बच्चा कहता है कि हम सोकर प्लेयर यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल भी नहीं सकते, ये तो गलत बात है। डडल चिल्लाते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और साथ ही वो उनके पीछे पड़ जाती है। बोलते हैं, यू लिटिल रास्कर, यहीं पे रुक जाओ। वो बच्चे भी नहीं रोकते, वो भी बॉल को ले जाने के लिए बॉल को मारते हुए आगे ले जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं, ये नूना तो हार ही नहीं मान रही है। और फिर सीन डबल से उसे ब्रिज के नीचे आ जाता है, जहाँ पर सोन जिंग उन लोगों के साथ फाइट करने में लगा हुआ रहता है। वो एक को अवॉइड कर लेता है और दूसरा उसको पंच मारने के लिए जब आता है तो सोन जिंग कहता है, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मेरे को गार्ड करना होगा। और साथ ही वो उन पंचेस को अपने हाथ के ऊपर बेयर करता है, बट उसके हाथ में फिर भी काफ़ी डैमेज लग जाता है, जिससे कि जो सोन जिंगो का गार्ड है वो थोड़ा लूज हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो बंदा सोन जिंगो को एक अच्छे से किक मारने में कामयाब हो जाते हैं उसके पेट पर। सोन जिंगो अपना पेट पकड़ के वहीं बैठ जाता है। ये देख के वो बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है, अभी गया। सोन जिंगो भी अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है, जोर की लग गई, अब मैं और ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। और वो बच्चा बोलता है, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, तुम यहाँ पर बस मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए, लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व करी, तुम यहाँ पर बस डिफेंस कर रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? हाँ, तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम्हारा कोई फाइटिंग पर्पस नहीं है उनके खिलाफ, तुम बस डिफेंड कर रहे हो। सोन जिंगो थोड़ा हंसते हुए बोलता है, वेल, ये हमारे स्कूल का रूल है कि हम लोग रिंग के बाहर फाइट नहीं कर सकते। और साथ ही वो सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर मेरे सुनबेस होती तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग होती। मैं जानता हूँ कि मैं उन जितना खतरनाक नहीं, लेकिन उन्हीं सुनबेस ने मेरे को सिखाया है, और मैं यहाँ पर अपने सुनबेस को एम्बेरस तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो सारे के सारे साथ में मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं सोन जिंगो के ऊपर। वो कह रहे होते हैं, क्योंकि बादशाह तो कुछ ज़्यादा घमंडी हो रहा है। और वो बच्चे लोग और डडल भी बॉल के साथ खेलते हुए उसी ब्रिज के पास आ जाते हैं। और वो बच्चा बोलता है, हार मान लो। डडल बोलते हैं, कभी नहीं, मैं तुम जैसे बच्चों से तो कभी नहीं हार सकती। और वो बच्चा कहता है, वाओ, तुम कितनी ज़्यादा जिद्दी हो, चलो ठीक है, तुम्हें हमारे लिए आइसक्रीम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर साथ ही वो डडल से कहता है, जब तुमने उस किक को लात मारी थी इतनी ज़ोर से, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, और उसको देखकर मुझे लगा कि तुम फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी, लेकिन अब पता चला तुम बस बॉल को लात मारने में ही अच्छी हो दूर तक, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ये सुनते से डडल गुस्सा हो जाती है, बोलती है, शट अप, मैं तुम जैसे रेड से कभी नहीं हारूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तुमसे हार जाऊं, तुमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है। कि तभी डडल की नज़र साइड में पड़ती है और वो कहती है, अरे सोन जिंगो। वो बच्चा कहता है, वो लग रहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं। दिखाते सोन जिंगो उनमें से एक को पकड़ के लात मार के गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़ बैठता है और कह रहा होता है, प्लीज यहीं पर रुक जाओ। जबकि उन बुलीज में से कोई बंदा पत्थर उठा लेता है और सोन जिंगो की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि सोन जिंगो उस बंदे से बात करने में बिजी होता है। कह रहा होता है, अब लोगों ने अब काफ़ी फाइट कर ली, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने की कोशिश ना करूँ। और वो बंदा अपने पत्थर के साथ सोन जिंगो की तरफ बढ़ रहा होता है और डडल और वो बच्चा ये देख लेते हैं। वो बच्चा कह रहा होता है, नहीं, वो तो रॉक के साथ उसे मारने वाला है। डडल बहुत ज़ोर से जिंगो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है, बट वो समझ जाती है कि वो वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी। ये समझते से वो कहती है, डम, मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच सकती। तभी वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, नूना, अरे तैयार हो जाओ। और फिर उन दोनों की ही आंखों में बात हो जाती है। वो बच्चा डडल को बॉल पास करता है और डडल उस बॉल में एक जोर की किक मारती है और वो बॉल सीधे जाके उसके हाथ में लगती है और पत्थर साइड में गिर जाता है। और सोन जिंगो उस पत्थर से हिट होने से बच जाता है और सोन जिंगो को पता भी नहीं चला शायद यहाँ पर। और सोन जिंगो इस तरह से उस पत्थर से हिट होने से बच जाता है, पर उस बंदे के हाथ में जोर की लग जाती है। सोन जिंगो पीछे देखता है, यहाँ पर डडल सुन भी आ चुके रहते हैं बच्चों के साथ। और फिर दिखाया जाता है वो बच्चा एकदम प्रो की तरह पोस्ट मारते हुए यहाँ पे खड़ा हो जाता है। डडल उसकी तरफ देखती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बढ़ते हैं और एक जोर की हाई फाई करते हैं। ये देख के सोन जिंगो को काफ़ी अजीब लगता है। और फिर इसके बाद सिन मून की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि ट्रेनिंग करने में लगी हुई रहती है। 92, 93, 94, 95 और कह रही होती है, मेरे को ट्रेनिंग करनी है, मेरे को वेट लूज़ करना है। हाँ, मैं एक ऑसम स्पोर्टी गर्ल हूँ, मेरे को ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रेनिंग करने से तो मुझे खुशी मिलती है। और साथ ही वो पुशअप मारना शुरू कर देती है और बोल रही होती है खुद ही से, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, बॉक्सिंग के थ्रू पाथ है, बॉक्सिंग ही मेरा गोल है, बॉक्सिंग ही मेरी लाइफ का मकसद है, वही मेरी मीनिंग है। आखिर उस स्टडी से पिकनिक के बारे में परवाह किसे है। और फिर दूसरे पर वो मचलना शुरू कर देती है, कह रहे होते हैं, डम, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मेरे को भी पिकनिक पे जाना है। और वो बोनी चुड़ैल कहीं की अकेला छोड़ गए मेरे को यहाँ पर और खुद सोन जिंगो के साथ मजे मार रही है मेरे बिना। और फिर साथ ही वो पानी भरती है और निराश होते हुए कह रही होती है, कुछ लोग पिकनिक पर जाते हैं और यहाँ पर मैं ढंग से पानी भी नहीं पी सकती क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है। और फिर तभी यहाँ पर मून का पापा आ जाता है, कह रहा होता है, हो मेरी ब्यूटीफुल डॉटर, तुम यहाँ पर हो। वो उसको देते से कहती है, अरे डैडी। और फिर हमें इसके डैडी के बारे में बताया जाता है, इसका डैडी
भी एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है अपने ज़माने का। डैडी कह रहा होता है मेरी प्यारी लिटिल गर्ल आजकल तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बेचारी लड़की कितनी ज़्यादा थक जाती होगी ना। क्या तुम थक गई हो मेरी प्यारी लिटिल बेबी, दिखाया था ये सुनते से मून भी इमोशनल हो जाती है, बोलती है यस डैडी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बहुत ही अकेली हूँ। उसके डैडी मून की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो मून भी आगे से एक्टिंग करते हुए रोना शुरू कर देती है कि तभी दिखाया जाता है उसके डैडी उसके पीठ के ऊपर एक जोर का हाथ मारते हैं और बोलते हैं आगे तुम्हें कैसे हरकत कर रही हो, हाँ तुम्हारा मैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तुमको अपना वेट लॉस करने की ज़रूरत है और तुम इतना पानी पी रही हो, ऐसे करो कि वेट लॉस, हाँ ज़रा ढंग से ट्रेनिंग करो। और फिर इसके बाद से डबल से सोन चिंग्यू की तरफ लग जाता है। डडल कह रही होती है आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो बुली वाला बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है डडल से अब तो कौन है, पर डडल तो उस बंदे को बुरी तरह से इग्नोर कर देती है और सोन चिंग्यू से बोलती है सोन चिंग्यू क्या तुमने इसी चीज़ के लिए फाइट सीखी थी, हाँ कि तुम ये सब करो, इस तरह की हरकतें करो। सोन चिंग्यू कह रहा होता है नहीं सुनबे मैं तो बस, और वो सोचा होता है मैं जानता हूँ यहाँ पर मेरे सुनबे क्या कहने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों को नॉर्मल पीपल के अगेंस्ट फाइट करने की बिल्कुल ही मनाही है, हम लोग नॉर्मल पीपल के साथ फाइट नहीं कर सकते और मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। और सोन चिंग्यू इस बारे में सोच रहा होता है, परेशान हो रहा होता है कि तभी डडल चिल्लाते हुए कहती है तुम इन जैसे नोबलों के सामने भी स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ क्या हमने तुमको इस तरह से सिखाया है, तुम्हें तो इन लोगों को बुरी तरह से डरा के अच्छे से पीट देना चाहिए था, जरा देखो इनकी तरफ, हाँ इन नोबलों के सामने तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ रही थी, इनको तो अच्छे से स्मैक मारना चाहिए था तुमको। ये सुनते से वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डडल बहुत ही गुस्से के साथ सोन चिंग्यू को बता रही होती है कि तुमको उनको फिनिश कर देना चाहिए था, उनको इस तरह से पनिशमेंट दो, इस तरह से मारो कि वो तुमसे डरे और फिर कभी तुम्हारे सामने उठने की कोशिश ना करे, उनको क्रश कर देना चाहिए था तुमको। डडल ये सब बोल रही होती है कि वो बच्चे डडल को आके ही पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या बोल रही हो तुम हमारे बारे में चुड़ैल कहीं की, पर डडल तो बहुत इजीली उनकी पकड़ से आज़ाद हो जाती है, उल्टा उन्हीं को ही पकड़ लेती है और एक हाथ मोड़ के दूर भी कर देती है। और दूसरा बंदा कहता है यू क्या तू मरना चाहती है, तभी डडल उसके पैर पे मारते हुए उसे बिल्कुल हवा में घुमा देती है और एकदम सेफ लैंडिंग करके नीचे रख देती है ताकि उसे लगे ना, और उसको छोड़ देती है। और इतने में वो दूसरा बंदा पीछे से अटैक करने लगता है, डडल घूमते हुए उसको लात मारने लगती है, या जैसे वो बंदा बुरी तरह से घबरा जाता है, पर डडल उसको लात नहीं मारती है, रुक जाती है एकदम से और सामने उन दो बंदों की तरफ देखती है और फिर साथ ही वो बहुत जोर की लात उस गिरे हुए बंदे के बिल्कुल साइड में मारती है। ये देखते से ही उसके बिल्कुल फट जाती है, वो एकदम पीछे हो जाता है और ये देख के वो बच्चा और सोन चिंग्यू भी बुरी तरह से डर जाता है और उन दोनों बच्चों के भी हलक में आ जाते हैं, बोलते हैं वो लोग तो ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्कैरी है, अच्छा है अपन बच गए इससे। डडल फिरके से मासूम बनते हुए बोलती है हो डियर आखिर में अभी ये क्या करने वाले थे, मैंने तो ये सब कुछ छोड़ दिया था, मुझे तो अपने फ्यूचर वाइफ बनने के गोल के ऊपर ध्यान देना है। और फिर साथ ही इसके बाद हमें सोन चिंग्यू की जॉब का सीन दिखाया जाता है, ये लोग गाड़ियाँ साफ कर रहे होते हैं, डडल कहने में लगी हुई रहती है आज तो मैं सोन चिंग्यू के साथ पिकनिक गई थी, हम दोनों बाहर घूमे, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मून बोलती है ओ लगता है कि तुम लोगों ने काफ़ी मज़े कर लिए। डडल बोलती है ऑफ कोर्स हम लोगों ने सामने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, जबकि सोन चिंग्यू एक ऑकवर्ड से स्माइल के साथ बोलता है हाँ। डडल बोलती है हम लोगों ने एकदम डडल बोलती है हम लोगों ने एकदम लबी डबी वाली पिकनिक बिताई, हालांकि फिर कुछ बीच में हो गया था, मैंने कुछ बच्चों के साथ सोकर खेला, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन सडनली सोन चिंग्यू डिसअपेयर हो गया था वहाँ से काफ़ी लंबे टाइम के लिए, एक बच्चे की हेल्प करने के लिए निकल पड़ा था और वो बच्चा ये रहा, ये भी हमारे साथ यहाँ पर आ गया है। और साथ ही डडल उससे कह रही होती है आगे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, वो भी गाड़ियाँ साफ करने में लगा हुआ रहता है। और सोन चिंग्यू भी कहता है आगे तुम यहाँ पर क्यों आ गए। मून पूछती है क्या ये बंदा तुम्हारे साथ नहीं आया था, डडल उसके ऊपर छटकना शुरू कर देती है, बोलती है आगे तुमने हमारा पीछा क्यों करा, हाँ तुम्ही ने, तुम्हारी वजह से ही मेरा सोन चिंग्यू के साथ जो कीमती टाइम था वो बर्बाद हो गया। और वो बंदा बोलता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सोन चिंग्यू बोलता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। डडल बोलती है ओ समझी, तुम चाहते हो कि सोन चिंग्यू तुम्हारा मेंटोर बन जाए क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई। वो बंदा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं 9th ग्रेड में हूँ, मेरा नाम चोई कांग है। वेल बड़े भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने अंडर ले लो। और उसने ये बात जिस तरह से शर्माते हुए कही थी ना, ये देख के यहाँ पे पूरी ऑकवर्डनेस छा जाती है, सभी लोग उसको अजीब सी नज़रों से देख रहे होते हैं और वो भी एकदम लड़कियों की तरह शर्माने में लगा हुआ रहता है। और फिर इसके बाद सीधे सीन शिफ्ट हो जाता है, अपन को डडल को कुकिंग करते हुए दिखाते हैं, वो कुकिंग कर रही होती है और साथ ही उस चश्मे वाले को सिखा भी रही होती है, कह रही होती है तुमको इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से काटने की ज़रूरत है एकदम परफेक्टली साइज़ के साथ। मेरी मम्मी बोलती हैं अगर खाने का डिस्प्ले अच्छा होता है तो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है।
और साथ ही जो तुम्हारी शादी होती है ना तब तुमको एक अच्छी बेटी मिलती है। ये बात सुनते से आंटी बोलती है तो इसी वजह से तुम्हारी मम्मी को तुम जैसी एक प्यारी सी बेटी मिली डडल। क्यों? ना सिर्फ तुम फाइटिंग में अच्छी हो बल्कि तुम दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छी हो। ये सुनते से डडल कहते हैं अरे आंटी जी आप तो मेरे को ज़्यादा तारीफ़ कर रही है, मैं इतने भी कुछ खास नहीं। और वैसे भी अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फाइटिंग करना छोड़ने वाली हूँ। मैं तो एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल बनने के ऊपर ध्यान दूंगी। और मैंने तो बस फाइटिंग को इसलिए पिकअप करा था ताकि मेरी थोड़ी लर्निंग एक्सरसाइज हो जाए। ये सुनते से आंटी कहती है क्या वाकई में? चलो तो फिर मैं तुम्हें अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। डडल कहती है नहीं आंटी जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मेरा सॉन्ग चिंग्यू है। और फिर साथ ही डडल उस चश्मे वाले को एक टास्क देती है कि इस चिकन को ज़रा ध्यान से काटना। वो कहता है ठीक है और साथ ही चिकन उठाने लगता है और चिकन उठाते से ही उसके अंदर का फ्रिकेशन निंजा थोड़ी बाहर आता है। वो उसका आता है और चिकन को हवा में काटने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी डडल उसके चेहरे पे एक पंच मार देती है और चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह की हरकतें मत करा करो नाइफ के साथ। और फिर तभी यहाँ पर सॉन्ग चिंग्यू आ जाता है मून के साथ और कह रहा होता है हो डडल सुन बे तो तुम यहाँ पर हो। सॉन्ग चिंग्यू को देखते से ही डडल और बोलने लगती है मेरे प्यारे सॉन्ग चिंग्यू मैं तुम्हारे लिए ही कुछ खाना बना रही थी। सॉन्ग चिंग्यू बताता है मून यंग सुन बे 2 राउंड जीत गई, वो भी केओ के साथ। और मून बोलती है बोनी तू तो टूर्नामेंट विजिट करने के लिए भी नहीं आई। और जिंगू बोलता है मैंने सोचा था कि मून यंग सुन आसानी से जीत जाएंगे लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी सुनबे के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी है, उसने अपना बहुत सारा वेट रिड्यूस कर लिया। मून भी बोलती है बोनी मैं भूख से मर रही हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दे जिसको खाने से मैं मोटी बनाऊँ। डडल करते हुए बोलती है आखिर मैं तेरे लिए कुछ क्यों बनाऊँगी। मून बोलती है प्लीज़ यार मजाक मत कर। डडल बोलती है आगे तुम खाना क्यों खाना चाहती हो? क्या तुमको और ज़्यादा वेट लूज नहीं करना? वैसे भी हर फूड के अंदर फैट होता है लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बना सकती हूँ जो तुम खा सकती हो, लेकिन मैं तभी बनाऊंगी जब। और फिर तभी डडल चिल्लाते हुए कहती है आखिर ये बंदा यहाँ पर फिर किसे क्या कर रहा है? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जिंगू के पीछे क्यों पड़े हुए हो? और मून बोलती है ये बंदा चाहता है कि जिंगू इसको ट्रेन करे। चोई बोलता है मैं अगले साल अपना ट्रांसफ़र इसी वर्ल्ड हाई स्कूल में करवा लूँगा। मैं वाकई में लोगों के हाथों से पिट पिट के थक चुका हूँ, मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनना है। और जब से सोंग चिंग्यू ने मेरी जान बचाई है तब से मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सिखाए। और साथ ही वो सोंग चिंग्यू की तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुमसे सीख सकता हूँ ना बड़े भाई। सोंग चिंग्यू बोलता है वेल मैं भी इस बार अभी इसमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ। जबकि डल चलाते हुए कहते हैं मेरे सोंग चिंग्यू की तरफ इस तरह से मत देखो। ओए मिडिल स्कूलर क्या तुम अमीर हो? क्या तुम स्मार्ट हो? शोएब बोलता है सॉरी वेल मैं इतना ज़्यादा भी अमीर नहीं हूँ, मैं तो बस एक एवरेज हूँ। जबकि मून भूख के मारे वहीं बेड़े आती है और कह रही होती है बोने में भूख से मर रही हूँ। शोएब खुश होते हुए बताता है वैसे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में मेरा 3rd ग्रेड आया था, 3rd हाईएस्ट ग्रेड था मेरा, यानी कि 3rd नंबर पर आया था मैं। और मेरे को लगता है कि इतना काफ़ी है वाइल्ड हाई में ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तभी डडल झुक के उसके पाँव पकड़ लेती है। वो शर्माते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? डडल बोलती है ज़रा मेरे को देखने दो, ढंग से खड़े रहो, मैं टच करके ही बता पाऊंगी। जबकि मून बेचारी पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, वो भूख से मर रही होती है, उसके पेट से गुड़गुड़ आवाज़ आ रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली यहाँ पर डडल ने खाना बना के फिनिश कर दिया होता है। फिर झिंगू बोलता है वाह आखिर तुमने ये सब कब प्रिपेयर कर लिया? डडल डडल शर्माते हुए कहते हैं अरे ये तो मैं घर से कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर आए थे, उन्हें से तैयार कर आए। मून बोलती है बोनी आखिर तूने मेरे को ये क्यों दिया है और सभी लोगों को खाना इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डडल बोलती है तू अनग्रेटफुल रेड बस खा ले, मिल रहे जो तेरे को ये बॉइल्ड ब्रोकलीस और अमेरिकानो है, तो इसे खा ले, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, इसलिए तेरे को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत भी नहीं है। दिखाया जाता है मून बेचारी बैठ कर रो रही होती है, डडल आराम से अपना लेग पीस खाता है, वो बंदा भी खाने को एंजॉय कर रहा होता है जबकि मून रोते हुए खा रही होती है अपना खाना। डडल खुश होते हुए बोलती है और खाओ ना जिंगू। जिंगू बोलता है तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए सुनबे, तुम्हें भी ये सारा खाना बनाते बनाते बहुत भूख लग गई होगी। डडल बोलती है नहीं मैं तुमको खाता देख मेरा पेट भर गया। लेकिन आखिर तुम दोनों कमीने यहाँ पर कब आ गए और मेरा बनाया हुआ खाना तुम क्यों खा रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? किम हाशन बोलते हो ओह तो फाइटिंग के अलावा खाना बनाने में भी काफ़ी अच्छे है, तेरे पास तो खाना बनाने का भी टैलेंट है डल। लिमिनम बोलता है कि हाशन सुन में डायरेक्टली एडवांस राउंड में चले गई क्योंकि क्वीन तो मैच करने के लिए आए नहीं, उसने विड्रॉ कर लिया। किम हाशन भी बोलती है वो क्वीन चुड़ैल कहेंगी वो तो बस मेरे साथ फाइट करने को अवॉइड कर रही है। डडल गुस्से के साथ बोलती है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा फूड क्यों खा रहे हो? मैंने इसे तुम दोनों के लिए नहीं बनाया है, मैंने इसे सिर्फ सॉन्ग चिंगू के लिए। और फिर तभी वो बोलते बोलते रुक जाती है। वो ज़रा सबकी तरफ देखती है कि कैसे सभी लोग यहाँ पर डडल का खाना एंजॉय कर रहे हैं।
डडल सोचती है ये अजीब सी वियर्ड फीलिंग कैसी, ये बिजी एटमॉस्फेयर और यहाँ पर सभी लोग मेरे खाने को एंजॉय कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे फील है जो शायद मोम कहा करती थी। ये माशन पूछती है बच्चे आगे तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आ गए। चोई बताता है कि मैंने पूरे रास्ते भर सोंग जिंगो को फॉलो करा और यहाँ पर आ गया। मैं भी इस स्कूल का एक स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। डडल बोलती है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वो बोलता है आखिर क्यों। डडल कहती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे। शोई बोलता है मैं तो बस कमज़ोर होना छोड़ना चाहता हूँ, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। और जब मैंने सोंग जिंगो की कहानी सुनी तो उनकी कहानी सुनने के बाद मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ अगर मैं हार्ड वर्क करूँ तो। मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद डडल कहती है हो मैन, आजकल के बच्चे लोग तो बात ही नहीं सुनते। चलो यहाँ पर आओ, मैं तुमको बताती हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और साथ ही वो सोंग जिंगो और लिमिनाम से बोलती है तुम दोनों यहाँ पर आकर खड़े हो। लिमिनाम उठते हुए बोलते हैं आखिर तुम मुझे क्यों बुला रही हो। डडल बोलती है तुमने अभी मेरा खाना खाया ना, तो अब टाइम आ गया है उसका प्राइस चुकाने का, चुपचाप इधर पर आओ। और फिर डडल उन तीनों को लैंड में खड़ा कर देती है और बोलती है अपने शर्ट उतारो। ये सुनते से वो तीनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। डडल चिल्लाते हुए कहती है उतारो ना, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तुम रिंग के अंदर बिना शर्ट के तो फाइट करते हो ना। और फिर साथ ही वो खुद ही खींच खींच के सबके कपड़े उतार देती है और बोल रही होती है चलो अब जरा नजर डालते हैं। लिमिनाम कहता है आगे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। डडल बोलती है बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से, ये लिमिनाम है, इसके पास काफ़ी अच्छी हाइट है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम भी है और ये नेचुरली मस्कुलिन है। इसके पास एक परफेक्ट बॉडी है फाइटिंग के लिए और अगर ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो जाए तो ये इजीली टॉप पर भी जा सकता है। और दूसरा है मेरा प्यारा सोंग जिंगो, इसके पास एक परफेक्ट बैलेंस बोन स्ट्रक्चर है और साथ ही इसके पास एक बेहद ही अच्छा स्टेमिना है जो कि इसने पार्ट टाइम जॉब करके अर्न करा है। अगर ये अच्छे से ट्रेन करे तो ये एक एवरेज लेवल से भी अबव हो सकता है, ऊपर जा सकता है। और एक तुम हो जो कि अपनी उम्र के बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा छोटे नज़र आते हो, तुम बेहद ही पतले हो और तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल भी गुड नहीं है और तुम ज़्यादा से ज़्यादा बस एवरेज लेवल को ही अचीव कर सकते हो, वो भी उतनी ट्रेनिंग करने के बाद जिसमें तुम्हें लगे कि तुम ऑलमोस्ट डाई हो रहे हो। और भले तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम एवरेज से आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि तुम्हारी फिजिकल लिमिट तुम्हें रोक लेगी। क्या तुम समझ पा रहे हो कि आगे तुम हो कौन। तुमने कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो तो फिर अपने स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करो। और वो कहता है लेकिन मैं तो अभी भी बड़ा हो रहा हूँ ना। डडल बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुम्हारे डैडी और ग्रैंडपा की भी हाइट इतनी बड़ी नहीं होगी, वो भी ज़्यादा टेल नहीं रहे होंगे। है सभी लोगों की अपनी एक फिजिकल लिमिट होती है और इस बात को मैंने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस करा है। अगर मेरी हाइट बस 5 सेंटीमीटर और लंबी होती, मैं 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी होती तो मैं आसानी से वाइल्ड टूर्नामेंट में सबका सफाया कर देती। इसलिए अभी भी टाइम है, जाग जाओ, होश में आ जाओ और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो और सोंग जिंगो के आगे पीछे मंडराना बंद कर दो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें घर जाना चाहिए और दूसरी चीज़ों की बजाय स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तुम इसे ऐसा हॉबी ले सकते हो मैं समझती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। डडल की ऐसी बातें सुनने के बाद जिंगो चोई की तरफ देखता है और बेचारा चोई यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। डडल की ऐसी बातें सुनने के बाद कह रहा होता है मैं तो बस चाहता हूँ कि वो लोग मुझे अकेला छोड़ दे और मेरे को लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी स्ट्रांग हो सकता हूँ। और वो साथ ही फुसक फुसक के रोना शुरू कर देता है। मून बोलती है ज़रा देखो तो इस चुड़ैल को, यहाँ पर इसने एक और बच्चे को रुला दिया। कि महाशन में बोलती है ये हमेशा नाटक तो ऐसा करती है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है लेकिन ये हमेशा सबसे ज़्यादा क्रूल है। और सोंग जिंगो भी जाके उसको तसल्ली देता है, कह रहा होता है चिंता मत करो, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। सुनबे ने बस यहाँ पर थोड़ा लिटिल हार्श शब्दों का यूज़ कर दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर तभी सोंग जिंगो उसकी पीठ की तरफ देखता है तो फिर उसे अपने भी याद आती है कि वो कैसे बुली हुआ करता था और ये याद करने के बाद वो सोचता है इसकी हालत से मेरी तरह है। और फिर साथ ही वो डडल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, बोल रहा होता है डडल सुन बे, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तुम यहाँ पर इस बंदे को बस इसकी फिगर से जज कर रही हो, इसके स्टैंडर्ड से जज कर रही हो और तुम्हारी जैसे थिंकिंग है उसके हिसाब से जज कर रही हो और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अभी इससे माफ़ी मांगो। सोंग जिंगो की बात सुनने के बाद डडल उससे माफ़ी मांग लेती है, बोलती है ठीक है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से नहीं जानती और मैंने बस तुम्हें अपने ओपिनियन के ज़रिए ही जज कर लिया, माफ़ करना मुझे। दिखाया जाता है सोंग जिंगो उसके कंधे पे हाथ रखता है और कह रहा होता है क्या तुमने सुना, मैं बोल रहा हूँ तुम भी कर सकते हो, तुम भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये बात सुनने के बाद चोई भी खुश हो जाता है। जिंगो कहता है ठीक है अब रोना बंद करो, अब लोग साथ में हार्ड वर्क करेंगे। ये देख के मून सोच रही होती है, ये देख के डडल सोच रही होती है मुझे सडन
सडनली ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि मैं हार गई, और वो अलग ही अपनी फैंटेसीज करना शुरू कर देती है। और फिर वो दोनों अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। जुंग्यू बोलता है चलो जिम में चलते हैं, वहाँ पर मेरे एक दोस्त का मैच चल रहा है और मुझे उसका मैच देखना है। वो कहता है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर जाते हुए जुंग्यू मून को भी आवाज़ देता है, बोलता है मून सुन बे, क्या तुम नहीं आ रही मैच देखने के लिए? मून बोलती है ऑल राइट मैं भी आ रही हूँ, चलती हूँ। और फिर मून भी चली जाती है उनके पीछे पीछे। और फिर लेमी नाम और किमाचन भी उठ के खड़े हो जाते हैं। लेमी नाम कहता है हमें भी चलना चाहिए, हमें भी तो देखना है आखिर कौन कौन कितना अच्छा है फाइटिंग में। और किमाचन भी बोलती है ठीक है अब हमें जाना होगा। जो डल तुम्हारा शुक्रिया खाने के लिए, और नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा बनाना। और साथ ही वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और जो डडल सुनने का स्टूडेंट था ना, वो चश्मे वाला, वो भी निकल के बाहर चला जाता है अकेले। और फिर यहाँ पर अकेले डडल रह जाती है, ज़मीन पे लौट के शिकायतें करना शुरू कर देती है। बोलती है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों ये सब हो क्या रहा है, आखिर इन लोगों ने मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया, मैंने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था, यहाँ तक कि सोंग जिंग ने भी मेरे ऊपर चिल्लाया। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर लीगो सुएल का मैच होने वाला है। और यहाँ पर लीगो सुएल का मैच उसी की बड़ी बहन के साथ होने वाला है। ये देख के सभी के चेहरों की एक्साइटमेंट उड़ जाती है, जैसे कि कुछ ज़्यादा खास मैच नहीं होने वाला है। ये तो दिखाया जाता है वो दोनों बहनें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और रेफरी फाइट स्टार्ट करने को बोल देती है। फाइट स्टार्ट होते से ही लीगो सुएल की बहन बोलती है क्या तुमको अपने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहनना चाहिए, क्या हुआ अगर तुमने मेरे को ज़ोर से हिट मार दिया, यू रूट एंड चाइल्ड, क्या तुम जीतने के लिए अपनी बड़ी बहन के खिलाफ होने की कोशिश कर रही हो जिसने तुमको खिला पिला के इतना बड़ा करा है। और वो सोच रही होती है ये कोई कैंडो नहीं है, इसलिए मैं डेफिनेटली यहाँ पर इससे हार सकती हूँ, इसलिए मेरे को इसकी फीलिंग का इसके अगेंस्ट ही यूज़ करना होगा। लीगो सुएल की बहन बोल रही होती है क्या तुम जीतने के लिए अपनी बड़ी बहन के खिलाफ जाओगे? हाँ, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा है, हाँ ख्याल रखा है। पर लीगो सुएल तो उसमें जोर का चाटा दे मारती है, वो अपना गाल पकड़ लेती है और बोलती है लीगो सेल क्या तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। और फिर साथ ही वो देख लेती है और रेफरी से शिकायत कर देती है। बोलती है जज यूनी ज़रा देखो इसने अपने कानों को बंद करके रखा हुआ है, उसने ईयर प्लग्स पहने हुए हैं। तो रेफरी भी उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है इस इक्विपमेंट का तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, इसलिए ये इलीगल माना जाएगा, जल्दी से अपने ईयर प्लग्स को उतार दो। बात सुनने के बाद वो भी उतार देती है, जबकि उसके बहन में बढ़ाते हुए कह रही होती है ज़रा देखो तो इस जिद्दी बच्चे को, इसने तो पूरा मेरे को हराने का प्लान करके रखा है। हाँ, और फिर वो दोनों एकदम फेयर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लीगो सुएल बोलती है यूनी ये बस एक ऑफिशियल मैच है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खिलाफ लड़ना थोड़ा डिसरिस्पेक्ट जैसा लग सकता है, लेकिन मैं इस मैच को सीरियसली लेने वाली हूँ, ये बस एक मैच है, दिल पे मत लेना। उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है तो अब तुम अपनी बड़ी बहन के खिलाफ जाने की कोशिश करोगी, हाँ जिसने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा करा। लीगो सुएल चिल्लाते हुए कहती है ये बस एक मैच है और मैं बस इसे मैच की तरह लेने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लीगो सुएल को आदत है वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हें याद है एलिमेंट्री स्कूल में और वॉशिंग नाम का एक लड़का हुआ करता था टाइकेंडो डोजो से, और तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद था। ये सुनते से ही लीगो सुएल एकदम रुक जाती है और शर्माना शुरू कर देती है हल्का सा, और कह रही होती है आगे तुम उस बारे में अभी बात क्यों कर रही हो। उसकी बहन बोलती है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो, यहाँ तक कि तुम उसके लिए लेटर लेके मेरे को दे देती ताकि मैं तुम्हारे लेटर उस तक पहुँचा सकूँ, तो मुझे एक लेटर शेड्यूल की तरह इस्तेमाल कर देती, याद है वो दिन तुम्हें। और साथ ही वो उसको पंच मार देती है और बोलती है वेल अगर सच कहूँ तो मैं भी उसे पसंद कर दी थी, और लास्ट ईयर नवंबर 7 का तुम्हें याद है वो लास्ट मैक्रोन मैंने फ्रिज के अंदर रखा था और मैंने उस डब्बे के अंदर से एक सिंगल मैक्रोन तक नहीं खाया था, लेकिन तुमने जाके डिनर के बाजू से ऐसा डिज़र्ट खा गई, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। वो मेरा सपना था मैक्रोन खाने का रात को सोने से पहले, बट तुमने वो सब खा लिया। और फिर तुम्हें वो 9 दिन जो हुआ था उसके बारे में याद है। और ऐसे कहते हुए वो उसे बात याद दिलाती है और मारती रहती है। शोए बोलते हैं क्या ये सब करना अलाउ है? जिंगो कहता है ऑफ कोर्स, वो तो बस उसके वीकनेस का यूज़ कर रही है उसके खिलाफ, उसके फीलिंग्स का, और ये भी बस एक स्ट्रेटजी मान सकते हैं अपन। लीगो सुएल की बहन बोल रही होती है मोम ने मेरे को कभी भी वो कपड़े नहीं दिलाए जो मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हें हर बार वो मिले। और ऐसा कहते हुए वो उसे धक्का मार के गिरा देती है, एक स्ट्राइक मार के। लीगो सुएल डबल से उठ के खड़ी होती है और बोलती है सीरियसली सिस ये तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। उसकी बहन बोलती है क्या कहा तूने लिटिल ब्रेड, ये तो बस शुरुआत है, अगर तुम ये हैंडल नहीं कर सकती तो गिव अप कर दो। और साथ ही वो सोच रही होती है अब मैं अपने फेस के साथ और ज़्यादा नहीं लड़ पाऊँगी इसके साथ, मैंने उसके ऊपर काफ़ी टाइम स्ट्राइक करी, काफ़ी सारे स्ट्राइकें मारी, लेकिन
ये जो मेरी ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक थी इसने उससे खुद को बचा लिया, अवॉइड कर लिया। जिंगू कहता है वाओ लीगो सेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो अभी भी डटी हुई है इतने सारे ब्लोज को खाने के बावजूद। जबकि मून बोलती है वेल ऐसा असली में नहीं ऐसा नज़र आ रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना। जुनगू दिखाया तो उसकी बात सुने हुआ जुनको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करता है कि असल में लीगो सेल ने क्या कहा क्या करा जिसकी वजह से वो अभी भी उसके अटैक्स खाने के बाद टिकी हुई है। उसने अपनी बहन के ब्लोज को कुछ इस तरह से अपने ऊपर लिया जिससे कि उसे काफ़ी कम डैमेज मिले, कम से कम डैमेज पड़े उसके ऊपर। मून बोलती है ओ अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो अभी तक कैसे टिक पा रही है, और वो जोड गर्ल की बहन तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लीगो सेल फिर से स्टैंड लेके तैयार हो जाती है अपनी बहन के साथ फाइट करने के लिए। उसकी बहन बोलती है तुम अभी भी फाइट करना चाहती हो? क्या तुम भूल गई अपने लास्ट फाइट कब करी थी? क्या तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं? मैं ही वो फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने तुम्हें सिखाया है कि आखिर फाइट कैसे करते हैं। लीगो सेल बोलती है लेकिन उस बात को तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। और यहाँ पर वो चश्मे वाला एक्सप्लेन करने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर किस किस तरह के टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं और कर रहे हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो ये कह रहा होता है मैं इस बारे में एग्री करता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो यहाँ पर उस चश्मे वाले को लड़का समझता है तो वो कह देता है मैं इस बात के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ बड़े भैया। ये सुनते से ही उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है और लीगो सेल की बहन बोल रही होती है कि तुम वाकई में मेरे साथ फाइट करना चाहती हो? चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर मैं क्यों तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और साथ ही वो उसे एल्बो मारती है, एल्बो से अटैक करती है बट लीगो सेल बच जाती है और साथ ही अपने हाथ से उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ कर देती है थोड़ा और बोलती है माफ़ करना सेस, और उसके पेट में एक ज़ोरदार पंच मारती है। वो कॉर्नर पे जाकर ठुकती है और उसकी हालत बेकार हो जाती है। वो कहती हो क्या तुम वाकई में मेरे को मारने की कोशिश कर रही हो यू पागल? लीगो सेल बोलती है बस सरेंडर कर दो बहना। तब यहाँ पर घंटी बज जाती है, रेफरी उन दोनों को रोक देती है, कहती है अपने अपने कॉर्नर में जाओ। लीगो सेल की बहन अपना पेट पकड़ के कॉर्नर में आती है और बोलती है मैं तो मरी गई यार। उसकी स्टूडेंट उसे स्टूल देती है बैठने के लिए, वो बैठती है और साथ ही वो कह रही होती है लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, और वो उससे अम्ब्रेला मांगने लगती है। वो पीले कलर का अम्ब्रेला निकालने को कहती है और मून बोलती है जितना मैंने सोचा था ये मैच तो उससे भी ज़्यादा लंबा खींच रहा है, और मैं तो इस बारे में सोच रही हूँ कि इस मैच के बाद ये दोनों एक घर में साथ साथ कैसे रह पाएंगे। जिंगू कहता है हाँ मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों को ही ज़्यादा चोट ना लगे। और फिर साथ ही सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों रिंग के आमने सामने आते हैं और लीगो स्वेल की बड़ी बहन अपने हाथ में छाता पकड़ी हुई रहती है। उसको देखते से लीगो स्वेल कहती है अरे ये अम्ब्रेला, और फिर साथ ही वो अम्ब्रेला खोल के खड़ी हो जाती है। उस अम्ब्रेला को देखकर लीगो स्वेल को कुछ याद आता है, वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और साथ ही एक फ्लैशबैक में पहुँच जाती है। बहुत साल पहले जब वो 5 साल की हुआ करती थी, वो रास्ता भटक गई थी और फिर पुलिस स्टेशन में थी। पुलिस अंकल उससे पूछ रहे थे बेटा आगे तुम हो कितने साल की, तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्या तुम्हें अपना फ़ोन नंबर पता है? जबकि लीगो सेल बस रोने में लगी हुई रहती है, रोते हुए बताती है कि मैं 5 साल की हूँ और मेरा एड्रेस, और फिर से हुआ करके रोना शुरू कर देती है और रोते हुए बताती है कि मैं अपने बहन के साथ स्नैक खरीदने के लिए बाहर निकली थी और फिर तभी मेरे को एक लिटिल पपी नज़र आया, मैंने उसका पीछा किया और फिर ये सब हो गया। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं और कह रहे होते अरे बेटा रोना बंद करो, बेचारी लड़की इतने ख़राब मौसम में ये घूम गई, कितना बुरा हुआ इसके साथ। दूसरा पुलिस वाला कह रहा होता है बिना इसके घर के एड्रेस के इसके पेरेंट्स को ढूंढना वाकई में काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है और ये तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। मेरे को लगता है कि आज रात अपन को इसे यहीं सुलाना पड़ेगा। कि तभी पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खुलता है और लीगो सेल कह रही होती है मैं नहीं जानती। लीगो सेल बताती है जब मैं घूम गई थी और पुलिस स्टेशन में थी तो मैं बस कंटिन्यू रोए जा रही थी क्योंकि मेरे को डर लग गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं घंटों तक बस रोती जा रही थी और फिर तभी पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खुलता है। लीगो सेल रोते हुए देखती है और बोलती है सिस। पुलिस अंकल पूछता है बेटा क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? लीगो सेल बोलती है मेरे को नहीं पता कि आखिर मेरे सिस्टर ने मेरे को कैसे ढूंढ लिया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी क्योंकि वो इतनी बारिश में हर जगह बस भाग भाग के मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और कई बार गिरी और जिसकी वजह से उसे चोटें लग गई। और फिर साथ ही लीगो सेल की बहन उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलती है लीगो सेल मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरा हाथ टाइट पकड़ा करो और मुझे अच्छे से फॉलो क्या करो। हाँ कितनी बार बताया है? हाँ क्या तुम अकेली रहना चाहती हो? क्या तुम मेरे बिना रहना चाहती हो? अगर हाँ तो दूर भाग जाओ बस। उसको देख के लीगो सेल जोर जोर से रो रही होती है और बोलती है से। तो फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है बड़ी बहन भी उससे लिपट के रोना शुरू कर देती है और बोलते हैं मैंने सोचा था कि अब मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। और फिर साथ ही वो उसे अम्ब्रेला के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और ये सारा किस्सा लीगो सेल को याद आता है उस अम्ब्रेला को देखकर। और जो रेफरी है वो फाइटिंग स्टार्ट करवा देती है और लीगो सेल वो सब याद करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और रोते हुए बोलती है सेस।
उसकी बड़ी बहन बोलती है हाँ लीगो सेल, क्या तुम्हें वो किस्सा याद आया? और फिर साथ ही वो उसका सर पकड़ के अपने घुटनों पे दे मारती है केनी मार देती है यार उसको, और गुस्से के साथ बोलती है मैंने तेरे को इतना बड़ा करा, खिलाया पिलाया, और तू यहाँ पर अब मेरे खिलाफ फाइट करने की कोशिश कर रही है, मुझे हराने की कोशिश कर रही है। हाँ यू अनग्रेटफुल विच, मारेगी मुझे दोबारा। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी के स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कमेंट करिए भर भर के, और मेरे को मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लाऊँ आपके लिए। अब मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में फिर किससे आप लोगों से। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।